नमस्ते, मैं सुमित शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं विज्ञान और तकनीकी का कार्यक्रम। यह कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है एईडीओ के लिए और हम सीधे आपसे ऑन एयर हैं पटना से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने कल के कार्यक्रम में पाठ्यक्रम देखा और हमने अपनी पूरे कार्यक्रम की जो एक मजबूत और आवश्यक रूपरेखा हो सकती थी, उस रूपरेखा को आपके सम्मुख रखा। उद्देश्य ये था कि आप अपनी परीक्षा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें और हमारे विषय में निश्चिंत रहें। तो उस निश्चिंतता के आधार पर आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने शुरू किया है भौतिकी विज्ञान। पहले हम फिजिक्स देखेंगे, फिर हम केमिस्ट्री देखेंगे और सबसे लास्ट में हम रख रहे हैं बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने कल आपके साथ जो चर्चा शामिल की थी, उसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, शुरू किया था फिजिक्स का या भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, वो था प्रकाश यानी ऑप्टिक्स। प्रकाश हुआ रंग, तो लिख देना ऑप्टिक्स एंड कलर। ऑप्टिक्स एंड कलर। ऑप्टिक्स एंड कलर। देखो, हमारा उद्देश्य होगा कि हम आपको लिखाएं, परंतु सारी बातें इतने कम समय में लिखाना लगभग असंभव सा मान के चलना, क्योंकि आपको सीखना ज़्यादा है, मटेरियल अधिक देना है। और तो इसलिए अधिक मटेरियल के आधार पर हम आपको समझाएंगे और साथ ही साथ कुछ अंशतः हम पीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यदि आप में वो शक्ति है कि आप हमारी स्पीड के साथ लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, शानदार बात है। और यदि आप धीमा लिखते हैं तो आप एक काम करें, केवल क्लास को सुनें और सुनने के बाद जब आपको पीपीटी मिलेगा तो आप बड़े आराम से उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, एज यू विश एज यू वांट। आइए देखा जाए। तो पहले हम आपको थोड़ा सा ये टॉपिक समझाते हैं, कलर यानी रंग, और फिर आपको लेके आते हैं ऑप्टिक्स पर। तो पहला चैप्टर का नाम लिखिएगा रंग यानी कि कलर। वास्तव में रंग पढ़ना या कलर पढ़ना फिजिक्स की अवधारणा नहीं है, ये केमिस्ट्री की भी अवधारणा है, लेकिन हम इसे भौतिक विज्ञान के आधार पर पढ़ रहे हैं, है ना? तो उस बेस पर ये समझते हैं। देखो, अ, जो हमारी आंखें हैं ना, जैसे मान के चलना, जो सूर्य है, सन है, ये पृथ्वी पर प्रकाश व ऊष्मा तथा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, प्रमुख स्रोत है। और जब यहाँ से सूर्य की प्रकाश से सूर्य की किरणें पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो ये हैं किरणें यानी कि सन रेज। इनको इन किरणों को या सन रेज को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलेंगे? विद्युत चुम्बकीय विकिरण नाम बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हिंदी भाषा में कहते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण। यहीं से आप नोट करना शुरू कर दीजिएगा। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय विकिरण आ रहा है पृथ्वी की तरफ, ठीक, ये यही मूलतः बनाता है स्पेक्ट्रम। क्या बनेगा? स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्पेक्ट्रम का निर्माण हो रहा है वह कुछ इस क्रम में होता है जो आप अभी देखेंगे। यानी जो पृथ्वी की तरफ प्रकाश आ रहा है उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से दिखाई देता है। मैं नीचे बना रहा हूँ, लाइक दिस। यानी सूर्य की तरफ से आ रहे प्रकाश में केवल प्रकाश नहीं है, बल्कि एक क्रमबद्ध स्पेक्ट्रम है, जिसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ के रूप में रखा गया है। अर्थात ये जो क्रम आप देख रहे हैं, ये है तरंग दैर्ध्य की बढ़ती व्यवस्था। तरंग दैर्ध्य अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वेवलेंथ, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इस रूप में, बढ़ते हुए रूप में। और इस स्पेक्ट्रम में दोस्तों, पहले गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, यहीं से सवाल भी बनना शुरू हो जाएगा, ध्यान देना। और फिर विजिबल रेज, जैसे दृश्य प्रकाश कहते हैं, और फिर इंफ्रारेड रेज, और फिर शॉर्ट रेडियो वेव, और उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव। यह एक क्रम है जो पृथ्वी की तरफ से आ रहा है। क्या क्या ध्यान देना? एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल, जिसे हम कहते हैं दृश्य प्रकाश, है ना? विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आवश्यक कमेंट हो तभी कीजिएगा। दूसरा, थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा छोटा लिखिए, सब कोई कमेंट मत कीजिएगा। फर्जी का जो मुझे दिखता हो पाया जाएगा, हम तो कल उसको ब्लॉक मारवा देंगे, क्योंकि समय कम है बेटा। पढ़ाना मुझे विस्तार तरीके से है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत रेपो है, समझ में आ रहा है ना? तो हम उस रेपो को बना के भी रखेंगे। दूसरा, हमारे आने का मतलब है कि हमारा उद्देश्य है कि अंतिम स्तर पर हम सवाल फंसाएं, भरोसा बना रखिएगा, ठीक? तो दो तीन बातें ध्यान रखो, आवाज़ स्लो है या धीमी है वो मेरा मामला नहीं है, पर्याप्त आवाज़ है, पहले यहाँ पर चेक होता है तो ही क्लास चलती है। दूसरा, हम एक मानकों पर निर्धारित होकर के उस स्तर पर लिख रहे हैं, क्लियर? अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो मुँह से हम बोल रहे हैं, सुन करके लिखिए, समझ में आ रहा है? क्योंकि ना बार-बार ऐसा करोगे हमारा ध्यान उधर जाएगा, हमें लगेगा कोई सवाल है, मिस कर जाएगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप एक बार डाल दीजिए, मैं नहीं देखूँ तो दोबारा डाल दीजिए। लास्ट में हम आपके साथ फिर से बता रहे हैं 8 से 9 मिनट हम बात करेंगे और उस विषय पर आप चर्चा कर लीजिएगा। इसके बाद यदि किसी के कमेंट्स अनावश्यक आए, तो हम उस कमेंट को हमेशा के लिए क्लोज़ करवा देंगे, ठीक है ना? क्योंकि समय कम है, नाटक ज़्यादा नहीं करना। देखो, हम बहुत बहुत मज़ाकिया व्यक्ति हैं, पर कब? जब समय रहता, बड़ा मज़ा आता करने में, ठीक है? तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है। चलिए देखते हैं। फिर से ध्यान देना, एक्स रेज़, गामा रेज़, एक्स रेज़, यूवी रेज़, विजिबल, इंफ्रारेड, शॉर्ट रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव। यह एक प्रकार से बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य में लिखा गया है। यानी कि अगर इसकी तरंग दैर्ध्य कम है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी। इस रूप में व्यवस्थित किया गया है। अब इनमें से जो ये विजिबल रेज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये यहाँ, ये कहलाता है हिंदी भाषा में, इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या बोलेंगे? दृश्य प्रकाश के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्तों, ये दृश्य प्रकाश 7 रंगों में विभाजित होता है। इसमें 7 रंगों में कौन-कौन से कलर हैं? ध्यान देना। ये है विबग्योर, आपने इसे पहले भी कभी पढ़ा होगा, तो आपको बताया गया होगा कि इसके 7 रंग होते हैं। तो उनका विभाजन देखते हैं। ये जो विजिबल रेज़ है, कुछ ऐसे बँट जाएगा, इस तरह से। और यह वी, आई, टी, डी, वाई, ओ और आर। इसे कहते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक? और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और फाइनल होता है 800 नैनोमीटर पर। ये क्या है? ये है तरंग दैर्ध्य। क्या कहलाएगा?
तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो जो हम लोग देख रहे हैं, हमारी जो विजुअल पावर है, हमारी देखने की जो क्षमता है, वो इतनी ही है, 400 से 800 नैनोमीटर, इतनी है, 400 से 800 नैनोमीटर। अब चूंकि हम 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, इसी रेंज के आधार पर हमारी एक रेंज है कि हमारी आंखों की दृश्यता क्षमता होती है, आंखों की दृश्यता क्षमता होती है, और इसी आधार पर हम सभी प्रकार के रंगों की पहचान कर पाते हैं, कि रंगों की पहचान करते हैं, सभी प्रकार के रंगों की पहचान करते हैं। तो अब ध्यान देना, हमने ये सेटअप इसलिए बनाया, यदि मुझे रंग देखना है तो हमें किस पर डिपेंड होना होगा? विजिबल लाइट पर। और किस रेंज में? 400 से 800 की रेंज में। तो इतना उम्मीद है मामला फिट हो गया। चलो, अब इस आधार पर हम कह सकते हैं, तो लिखिएगा कि दृश्यता रेंज हुआ आंख की क्षमता की क्षमता के आधार पर रंग, कलर, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल रेंज एंड द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन आइज, ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल रेंज एंड द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन आइज। इस आधार पर 3 तरह के रंग हैं बेटा। कौन-कौन से? पहले होते हैं प्राथमिक रंग, या इसे कहते हैं प्राइमरी कलर। क्या कहेंगे? प्राइमरी कलर, प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग। और ध्यान देना, 3 रंग प्राथमिक होते हैं, लाल यानी कि रेड, हरा यानी कि ग्रीन, और नीला यानी कि ब्लू। कई बार आपको इन प्राथमिक रंगों में से, प्राइमरी कलर में से एक कलर दिखाई देगा येलो। आमतौर पर येलो कलर को कई जगहों पर प्राइमरी मान लिया जाता है, परंतु यह फिजिक्स के हिसाब से और बायोलॉजी के हिसाब से अच्छा नहीं है। ये येलो तब प्राइमरी कलर माना जाता है जब कभी हम पेंटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हों, यानी कि मकान की पुताई आदि में देखिए तो उसमें भी बहुत कलर का अपना एक कार्यक्रम होता है। जब हम पेंटिंग इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में येलो को प्राइमरी मानेंगे। बाकी साइंस के हिसाब से 3 रंग है, लाल, हरा और नीला। दूसरा दोस्तों हिस्सा जो है वो है सेकेंडरी कलर या द्वितीयक कलर। सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग, ये क्या है? तो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर द्वितीयक रंग प्रदान प्राप्त होता है, द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जैसे अपने पास 3 प्राथमिक रंग है ना, मान लीजिए कि एक रेड है, एक ग्रीन है और एक ब्लू है। तीनों को हम एक ट्रायंगल पर फिट करें तो ऐसे ध्यान देना कि अगर हम रेड और ग्रीन मिक्स करते हैं, किसको किसको, मान लो हम आर और डी मिक्स कर रहे हैं, तो रेड और ग्रीन को मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें कलर मिलता है येलो, यानी कि पीला। और यदि मान लो हम आर और बी को मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है कलर मजेंटा। कौन सा मिलेगा? मजेंटा। और अगर हम जी और बी को मिक्स कर लेते हैं, यानी कि जी प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, तो मिलेगा हमें कलर क्यान। क्या मिलेगा? क्यान, यानी कि सी। अर्थात द्वितीय रंग कितने हो गए? 3। कौन कौन से? एक हो गया पीला, दूसरा हो गया मजेंटा, और तीसरा हो गया क्यान। याद रहेगा, पीला, मजेंटा और श्यान, पीला, मजेंटा और श्यान। अब इसी से कनेक्टेड है तृतीयक रंग। तो नंबर 3 देखते हैं, तृतीयक रंग, टर्सरी कलर। ठीक है, टर्सरी कलर क्या है? आप प्राथमिक और द्वितीयक रंगों को जो मिला लेंगे तो उनके समन्वय से क्या मिलेगा? तृतीयक रंग मिलेगा। लिख देना ऐसे कि प्राथमिक हुआ द्वितीयक रंगों को मिलाना, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों को मिलाना। इसके एग्जांपल्स ध्यान देना। इसके एग्जांपल्स याद करने के लिए आपको थोड़ा-सा ये सेटअप ध्यान देना होगा। कौन-सा? यहाँ से। ये तृतीयक रंगों के एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक। ये हैं तृतीयक रंग। अब देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप मन करे तो तत्काल उतार लो, या ना मन करे तो बाद में क्लास के दौरान उतारिएगा। जैसे लाल और पीला मिलाओ, क्या मिलेगा? ऑरेंज। येलो और ग्रीन से चारटूज, कौन सा रंग मिलेगा? चारटूज। ग्रीन और सियान मिलाओगे तो स्प्रिंग ग्रीन। ब्लू और मजेंटा से वायलेट। cian और ब्लू से एज्यूर, इसे बोलेंगे एज्यूर। मजेंटा और रेड से रोज। रेड और ऑरेंज से वर्मिलियन, इसे बोलते हैं हिंदी में सिंदूरी कलर। कौन सा कलर? सिंदूरी। मेरे दोस्तों हमने 3 रंग देखे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कौन कौन से देखा गया? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। द्वितीयक में येलो, सियान, मजेंटा, ये सेकेंडरी हो गए। एक और बड़ी बात ध्यान देना, और वो है, वो कौन सी है? वो है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, या जिन्हें हम कहते हैं पूरक कलर। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर या पूरक कलर। तो देखा जाए वो क्या है? तो तीसरा जो ध्यान देना है, इनके एग्जांपल्स आप कहां से लेके आएंगे? पीछे से। एग्जांपल्स आप कहां से लिखेंगे? पीपीटी से लिखें और याद करें। उम्मीद है काम बन जाएगा। तो यही हो सकता है, यदि आप चाहोगे मुझे सारा कुछ पढ़ाना है तो उम्मीद है कि आप सपोर्ट करोगे, और यदि चाहोगे कि हम खाली हवाबाजी करें, बात की बात, उम्मीद है कि वो नहीं चाहोगे। देखो ये ऑनलाइन क्लास है, लिमिटेड टॉपिक्स है हमारे पास, लिमिटेड समय है, तो हम आपको एक असिस्टेंट तरीके से काम कर सकते हैं। उम्मीद है काम बन जाएगा। ठीक। तीसरा है जिसे हम बोलते हैं पूरक कलर, अथवा इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री रंग। तो जब आप आर प्लस डी और प्लस बी यानी कि तीनों को मिला देंगे तो हमें प्राप्त होता है कलर व्हाइट, यानी कि सफेद। सफेद रंग प्राप्त होगा। अर्थात इन्हीं 2 या 2 से अधिक रंगों को मिलाने पर जब हमें रिजल्ट के तौर पर व्हाइट मिले तो उन रंगों को जो मिलाए जा रहे हैं उन्हें कहा जाएगा पूरक कलर। क्या कहेंगे? पूरक कलर के नाम पर जानेंगे। खैर, इस तरह से रंगों की दुनिया में कुछ बातें हमने आपको क्लियर बताई। अब ध्यान देना, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, एक और डाल दिया तृतीय रंग में। वो कौन सा है? ऑरेंज और येलो अंबर, और ग्रीन और ब्लू टील, है ना? ये ध्यान देना, 2 और डाल दीजिएगा। कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको समझिएगा।
और उसे नोट में लिखना है। जैसे एक वर्ड है ह्यू, ये किसी भी रंग का शुद्धतम रूप है, किसी भी रंग का जो शुद्धतम रूप होता है उसे कहा जाता है ह्यू। क्या बोलेंगे? ह्यू। जैसे रेड ह्यू मतलब प्योर कलर, प्योर रेड, इसमें कोई मिक्स नहीं है। दूसरा होता है टिंट बेटा। टिंट क्या है? कि जब आप ह्यू में क्या मिला रहे हो, व्हाइट कलर मिलाओगे तो टिंट बन जाएगा, टोन। जब आप ह्यू में ग्रे कलर मिला दोगे तो टोन बन जाएगा, और जब शेड कलर मिलेगा तो ह्यू में क्या मिलाना है, ब्लैक कलर मिला देना है। इस तरह से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में बनते हैं, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है आपको रंगों की दूसरा हिंदी में सर बेटा ना, हिंदी में है वो ऐसे लिखना है हिंदी में। अब ह्यू को ह्यू लिखना है ऐसे, ह्यू। इतना अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी मान के चलूं कि रेड का मतलब लाल आप जानते हो, है ना? इतना मैं मान के चलूं। अगर आप रेड को लाल नहीं जानते हो तो मेरे हिसाब से मामला ठीक नहीं होगा फिर तो, है ना? ग्रे मतलब क्या होता है? भूरा। ब्लैक मतलब काला, है ना? तीसरा, थोड़ा एक काम करिए, अंजलि थोड़ा ब्लैक ब्लॉक कर दो, कल भी डिस्टर्ब कर रही थी। अंजलि तुम्हें ना लास्ट वार्निंग है बेटा, हो गया? इसे ध्यान रखना। खैर, अब हम चल रहे हैं यहीं पर रंग वाला टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम चल रहे हैं एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रकाश यानी लाइट। छोटा सा टॉपिक था जिसको आपको जानना था, आपने जान लिया। नेक्स्ट लिखिएगा ऑप्टिक्स, जिसे हम कहेंगे प्रकाशिकी। क्या नाम है इसका? प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। आइए इसके सामान्य परिचय को जानने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ऑप्टिक्स की जब चर्चा करें, है ना, या इसके बारे में जानें तो ध्यान देना, लाइट का जो सीधा मतलब है वो है हमारे लिए विजिबल लाइट, यानी कि द कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो हमारे पास है, उस कंप्लीट स्पेक्ट्रम में जो छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं दृश्य प्रकाश, उसी दृश्य प्रकाश को कहा जाएगा लाइट। अब ये लाइट आती है कहाँ से? तो वास्तव में यह एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे हम कहते हैं लाइट ऊर्जा। और आता कैसे है? तो लाइट का जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है फोटोन। तो फोटोन सूर्य से बहुत पैकेट के छोटे छोटे पैकेट के रूप में पृथ्वी की तरफ आता है, जो कि गतिशील होता है। इसलिए लाइट एनर्जी एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो लिखिएगा अपनी कॉपी में सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, सिंपल इंट्रोडक्शन। और लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश का आशय है, प्रकाश का आशय है दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। प्रकाश का आशय है दृश्य प्रकाश या विजिबल लाइट, अर्थात अर्थात पूरे स्पेक्ट्रम का वह भाग भाग जो हमें दृश्यता प्रदान करता है, दृश्यता प्रदान करता है, दृश्यता प्रदान करता है। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। तथा यह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, जिसे फोटोन या एच न्यू कहा जाता है, जिसे फोटोन या एच वी लेके हल्का सा डाउन करेंगे ऊपर तो न्यू बन जाता है, जिसे फोटोन या एच न्यू कहा जाता है, कहा जाता है, के रूप में सूर्य से पृथ्वी की ओर, सूर्य से पृथ्वी की ओर आता है। ठीक, ये एक सामान्य परिचय है। अब आपसे सवाल किया जा सकता है यहाँ पर कि प्रकाश का मौलिक कण कौन है? जवाब होगा प्रकाश का जो फंडामेंटल पार्टिकल है या मौलिक कण है, उसी को नाम दिया गया है फोटोन। क्या कहा गया है? फोटोन या एच न्यू है। मूलतः यह आवेश रहित और द्रव्यमान रहित, लगभग द्रव्यमान रहित दिखाई देता है। आपका सवाल हो सकता है सर ये फिर संभव कैसे? हमने एक वर्ड लगाया है लगभग, इसलिए संभव है। तो इसका मौलिक कण है, यानी कि ये तक जो बात हुई ये हुई, ये सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आ रही हैं। अब इसी में से जो दृश्य प्रकाश हमें दिखाई दिया, वास्तव में इसी दृश्य प्रकाश को मूलतः ऑप्टिक्स के रूप में जानने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बताया गया कि ये प्रकाश लगातार नहीं आता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में पृथ्वी की तरफ यात्रा कर रहा है, और इन पैकेट को नाम दिया गया है, बताओ क्या जवाब हो जाएगा? फोटोन कहा गया है। और इस तरह से प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ आता है, प्रकाश धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ यात्रा कर रहा होता है। तो वो परिभाषा लिख देनी है और इस तरह का यह एक चित्र बना लेना है, ठीक है ना? अब ध्यान दो कि चूंकि प्रकाश की जो अपनी व्यवस्था है, ये प्रकाश की जो अपनी अवधारणा है वो ये है कि ये पृथ्वी तक आने में दो स्तर की स्थितियों से गुजर रहा है। एक तो जब ये चलता होगा तो इसे निर्वात मिलता है, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता होगा तो ऐसी स्थिति में उसे वायुमंडल मिला, यानी कि एक तो निर्वात में यात्रा किया होगा तो बहुत तेज चला होगा, और दूसरा वायुमंडल में जब आया तो थोड़ा स्लो हुआ होगा। इसकी दो यात्राएं हैं। दूसरा, बहुत दिनों तक प्रकाश को केवल एक पार्टिकल माना गया, है ना? अमितेश से ना मैं अगर बोल के लिखाऊंगा बेटा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ, मैंने इस पर रिसर्च कर रखा है, कैसे कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। भरोसा रखिए, यदि आप मेरे साथ लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि यदि आपको निकालना है एईडीओ तो वेट मत करिए, आप अपने आप से मेरे साथ लिखना शुरू करिए। हम जो बोल रहे हैं उसको साइड में लिखते चलो, जो हम लिख रहे हैं उसको फटाफट नोट्स में लिखते चलो, काम की बात सीधे निकल चलते हैं, ठीक है ना? ओके, बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप जो है बहुत सुकून से पढ़ रहे हैं और आप हमारी बात मान रहे हैं, और नहीं मानोगे तो सीधी सी बात है, मनवा देंगे, है ना? सर मैं लिख ले रही हूँ, आप जैसा पढ़ा जाएगा। अद्भुत। आप इतना लेट क्यों आए सिलेबस पढ़ाने? सर निर्वात क्या होता है? रानी सभा, निर्वात मतलब जहाँ पर कुछ भी ना हो, हवा ना हो, पानी ना हो, वैक्यूम, शून्य सा हो, निर्वात है। ठीक? चलिए, खौफ का माहौल तो बना ही रखा है ना? तो रहमान डकैत का खौफ है। क्योंकि सर नोट कम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। खैर, चलिए अब ध्यान दो। अगर हम आगे बढ़ें नोट करके, तो प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश को थोड़ा समझें। ये चित्र ठीक नीचे अपन को बनाने हैं। ये जो सनलाइट है, ये दो स्तर पर व्यवहार दिखा रही है। एक स्तर पर तो इसका व्यवहार ऐसा है कि बिल्कुल छोटे-छोटे पार्टिकल्स के रूप में आ रहा है, ऐसे। और जब सूर्य का प्रकाश
एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में इस तरह से यात्रा कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं इसकी कण प्रवृत्ति। क्या बोलेंगे? कण प्रवृत्ति, या आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में पार्टिकल नेचर कहा जाता है। इस पूरी व्यवस्था को बताया था न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा था प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है और इस सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण इसके पास कण प्रवृत्ति है, लेकिन बाद में ये पता चला ऐसा नहीं है। प्रकाश की किरणें इस तरह से मुड़-मुड़ के भी यात्रा करती हैं। और जब इसके बारे में पता चला तो जानकारी मिल गई कि प्रकाश की किरणें जब मुड़-मुड़ के यात्रा कर रही हैं, तो वो सीधी-सी बात है, ये एक तरंग की तरह व्यवहार करेंगी। यानी ये प्रकाश का तरंग प्रवृत्ति है। यह प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति है, यानी कि इसे हम कहते हैं वेव नेचर। क्या कहेंगे? वेव नेचर के नाम से जानेंगे। अर्थात इसे बताया किसने? इसे बताया था हाइगेंस ने। तो प्रकाश की 2 प्रवृत्ति हमने देखी, एक तो कण प्रवृत्ति और दूसरे में देखी इसकी तरंग प्रवृत्ति। तो दोस्तों, अब आप कह सकते हो कि प्रकाश के पास द्वितीय या डुअल नेचर है, या डुअल नेचर है, या प्रकाश के पास 2 प्रवृत्तियाँ होती हैं, एक कण प्रवृत्ति और एक तरंग प्रवृत्ति। अब ध्यान दो, जब प्रकाश अपनी इस यात्रा में चल रहा होता है, यानी कि अगला फिगर अगर हम बनाएँ तो होगा प्रकाश की यात्रा। प्रकाश की यात्रा, और इस यात्रा को आप 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक तो ये निर्वात में चल रहा है, यानी कि वैक्यूम में, और दूसरा इसकी यात्रा है जो कि है पृथ्वी के वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में। देखा, ठीक। तो जब निर्वात में चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ आपने पढ़ा होगा शायद कहीं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। आई थिंक आपने ये पढ़ा है, तो अच्छी खबर है। तो जो स्पीड है वो है 3 गुणे 10⁸ 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा, इसकी स्पीड में क्या हो जाएगा? इसकी स्पीड में कमी आएगी, और कमी क्रमशः आती जाएगी, है ना? हालाँकि अगर हम हवा की बात करें, अभी हम प्रकाश की चाल अलग-अलग लिख ही लेते हैं। जैसे सवाल आ सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो एक हमने देखा निर्वात में। तो निर्वात में कितना पाया हमने? 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हवा में चेक कर लेते हैं, तो हवा में कितना मिला? सेम है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आप कहोगे अरे! ये कैसे? दरअसल हवा और निर्वात में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अगर आप कहोगे टेक्निकली, तो वो 1 दशमलव देखो कितना, तो टेक्निकली इतना कम है हवा में, 1.0003 गुना कम हो जाता है। अभी इतना कम है कि उसे इतना कम करके लिखा जाना आमतौर पे संभव नहीं है भी, तो इस परीक्षा के लिए बिल्कुल नहीं। इसलिए टेक्निकली हवा में प्रकाश की चाल कम होगी। कितनी कम होगी? उसकी तुलना में 1.0 यानी कि 1 गुना कम होगी, जो कि कोई मतलब का नहीं है। गुना मतलब 1 की कम 1 ही तो होता है। बस वही 0.003 जो हो गया है, उसने एक टेक्निकली पॉइंट दे दिया कि हाँ, वाक़ई में मामला क्या हो जाएगा, कम होने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा ध्यान देना, प्रकाश की चाल को अगर हम पानी में देखें, वाटर में, तो थोड़ा कम आएगा। जैसे आगे बढ़ा जाए, अगर इसको हम पानी में चेक करें, 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये कहाँ पे है? ये पानी में इसकी चाल है। थोड़ा और बढ़ते हैं, फिर मैं इसकी चाल काँच में चेक करूँ, तो कितना हो जाएगा? 2.00 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप नोट भी कर रहे होंगे, उम्मीद है ना? इसके अलावा अगर हम इसको डायमंड या हीरे में चेक करें, प्रकाश की चाल, तो हीरा लिखा जा सकता है 1.2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और एक और ध्यान देने वाली बात है, कहीं साइड से लिख देना, जो प्रकाश की चाल है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है। इस पर? अपवर्तन गुणांक पर। अपवर्तन गुणांक पर निर्भर करती है। अपवर्तन गुणांक पर निर्भर करती है। अपवर्तन गुणांक पर निर्भर करती है। ये भी ध्यान देना, मे बी एग्जाम में छोटा-मोटा आ जाए कि प्रकाश की चाल किस पर डिपेंड करती है, तो जवाब हो जाएगा अपवर्तन गुणांक पर निर्भर करती है। यानी ध्यान रखना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी में, कि यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। ये याद रखने की बात है। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। इसे याद कर लेना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको ये समझाऊँगा कि एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन। क्या टॉपिक है? रिफ्रैक्शन। तो वहाँ पर हम समझाएँगे एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 10⁸ क्लास में ये तो लिखा है। काँच का कितना है? 2.00 इक्वल टू इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है? तो समझ में आया? देखो ना, मैं बहुत लेंथी नहीं कर रहा हूँ नोट्स को। मेरा उद्देश्य क्या है? एक शॉर्ट नोट्स जैसा बन जाए, समझ में आ जाए और एग्जाम में हिट हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है। अतः उम्मीद है इसे ही आप मानेंगे। क्लियर हो गया? तो आरआई ज़्यादा होगा, प्रकाश की चाल कम होगी। दूसरा एक सवाल ये आ सकता है प्रकाश से संबंधित, अभी हम तो इंट्रो चेक कर रहे हैं। भाई ये बताओ, ये आपने नोट कर लिया होगा शायद, कि प्रकाश की चाल व सूर्य तथा पृथ्वी, ऐसा कुछ पूछ सकता है। भाई अक्सर आपने पढ़ा भी होगा, 8 मिनट 18 सेकंड या 19 सेकंड, जो भी मामला है, तो देखा जाए। देखो, अगर ये सूर्य है, सन है, तो पृथ्वी यहाँ है, अर्थ है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, वो है 15 करोड़ किलोमीटर। वो दूर है भाई, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, आम दूरी नहीं है। और इस 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को तय करना है कितने मिनट में? 8 मिनट 19 सेकंड में। 8 मिनट 19 सेकंड, तो कितना हो गया? 8 छंग 48, 480 और 10 90, टोटल हो गया 499 सेकंड का समय लग रहा है यहाँ से यहाँ आने में, है ना? आपने शायद सुना होगा कि हम लोगों ने यहीं पर एक मिशन भेजा है, और वो मात्र पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। कितना लाख किलोमीटर दूर है? कहाँ से? पृथ्वी से। यानी कि कुल दूरी का केवल 1% गया है। कितना? 1% तय किया गया है, जिस पर हमने भेजा है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है ना, इसी पर, याद होगा आपको। खैर, ये ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए इसको नोट कर लीजिए। दूसरी बात ध्यान दो, यदि हम मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये मून है, तो आपको शायद पता है या नहीं पता, तो मैं बताऊं कि सूर्य मून पर भी लाइट भेजता है।
यहाँ से भी सनलाइट जा रही है, यानी कि सूर्य मून पर भी लाइट भेज रहा है और यही लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रही है, यानी कि जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि परावर्तन हो रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो चांदनी रात है ना, चांदनी रात है, उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो जो चंद्रमा का यानी कि चांद का जो प्रकाश है पृथ्वी पर अगर आ रहा है, इसका जो टाइम टेकन समय है वो बहुत कम है। कितना है? लगभग 1 सेकंड या 1.28 सेकंड, जो कि 2 सेकंड से कम है, बात को ध्यान देना। 2 सेकंड से कम है, इसे नोट कीजिएगा, 2 सेकंड से कम है। और अगर आपसे कोई पूछ ले, ये तो 2 हो गया, एक ट्विस्ट आ सकता है, और ट्विस्ट क्या आ सकता है? व्हाट इज द टाइम टेकन सन टू मून, ये भी तो सनलाइट आ रही है, इसका समय कितना होगा? धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? मून और अर्थ के बीच की दूरी है लगभग 3,84,000 किलोमीटर। तो ये दूरी ज़्यादा कुछ है नहीं। सर मून वाली बात समझ नहीं आई, अच्छी से ब्रेन ना डेवलप करो बेटा। मून की लाइट धरती पर नहीं आती, चांद की लाइट रात में हमने कितना आसानी से लिखा चांदनी रात, पर इतना कमजोर ब्रेन है ना, तो फिर परीक्षा में काहे दे हैं? इधर देखो ना बेटा, मैंने क्या कहा, चांद की लाइट इससे क्लियर क्या होता जाएगा, कौन सा जादू लाएगा कि कह रहा है मून की बात तो समझ में आई। यहाँ की जो चांदनी रात है ना, रात में देखो हल्का सा चांदनी रात आती है नहीं, व्हाइट व्हाइट कलर आ जाता है, अंधेरी रात चांदनी रात 2 होती है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चंद्रमा का प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है और कहाँ पे आता है? धरती पर आ जाता है। इसके आने में कितना समय लगेगा? जवाब हो जाएगा कि 1 सेकंड या उससे थोड़ा ज़्यादा। अब सवाल है कि सूरज से मून पर जाने में कितना समय लगता होगा चाँद को? तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, कितना? यहाँ से लग जाता है 8 मिनट 30 सेकंड। कितना लगेगा? 1 सेकंड ज़्यादा लगता है हमारे वाले से। यानी कि सूर्य से पृथ्वी का 8 मिनट 19 सेकंड, या कई बार ये ना आपको किताबों में 18 सेकंड भी दिखाई देगा। और अगर चाँद पर जाना है उनको, यानी कि चाँद पर सूरज का प्रकाश जाना चाहिए, तो 20 सेकंड का लेता है। यानी कि 8 छंग 48 और 20, यानी कि टोटल 500 सेकंड। कितना ले रहा है? टोटल 500 सेकंड। यहाँ पर कर देना, टोटल कितना हुआ? 500 सेकंड। उम्मीद है काम बन जाएगा। तो जो भी एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आए, कॉपी कर लीजिएगा। ठीक? आगे बढ़ जाएँ? तो ये रहा कुछ इंट्रो। अब हम चलते हैं प्रकाश के अंदर और प्रकाश के टॉपिक में प्रकाश की तरंग प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ा जाए। देखिए हेडिंग, प्रकाश की तरंग प्रकृति। प्रकाश की तरंग प्रकृति। और प्रकाश की तरंग प्रकृति के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। नंबर 3 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। के बाद है, सबकी अंग्रेजी बताऊंगा, पड़ेगा नहीं। के बाद है प्रकाश का विवर्तन। फिर हमें पढ़ना है 5वां प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। फिर हम बात करेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण व प्रकीर्णन। और फिर हम बात करेंगे 7 नंबर प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन। ये कुल ऐसे 7 चैप्टर हैं जो ये बता रहे हैं कि लाइट वी हैव लाइक ए वेव। वी हैव लाइक ए वेव, कि प्रकाश तरंगों की तरह है, ऐसे चलता होगा, रास्ते में ऐसे मुड़ रहा है, जैसे मुड़ मुड़ के चला है, कोई उसको दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी भाषा लिखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कलर डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट 7 नंबर में लिखा है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन, है ना? उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आपको पहला समझाने वाले हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी भाषा में लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ध्यान दो, प्रकाश का परावर्तन अगर हमें करना, तो एक हम शानदार सा मिरर ले रहे हैं और इस पर एक नॉर्म या अभिलंब खींच रहे हैं, और ध्यान देना मध्यम एक जैसा ही है। जब एक प्रकाश की किरण किसी कोण से आपतित होती है जो कि आई है, तो सेम कोण से परावर्तित हो जाती है जो कि आर है, और ये घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगी? प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर, समतल सतह पर आपतित होती है, बशर्ते शर्त यह है थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे तो नॉर्म है ना, 90 से नहीं होना चाहिए, उसके अलावा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में समान माध्यम में ही, समान माध्यम में ही अभिलंब की दूसरी तरफ, अभिलंब के दूसरी तरफ समान कोण से, समान कोण से प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है। यही घटना कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है?
और इसमें ध्यान देना, यहाँ पर जो एंगल आई है वो हमेशा एंगल आर होगा। एक तो ये शर्त हो गया। दूसरा, जो इंसिडेंट रे है तथा जो रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों समान माध्यम में होंगी, दोनों समान माध्यम में है। बस खाली क्या हो रहा है, साइड चेंज हो रही है। क्या हो रही है चेंज? केवल साइड चेंज हो रही है, बाकी कोई ऐसा डिस्टर्बेंस उनमें नहीं आ रहा है ना? उनमें से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। अब ध्यान दो, समान माध्यम में है। बस खाली क्या हो रहा है, साइड चेंज हो रही है। क्या हो रही है चेंज? केवल साइड चेंज हो रही है, बाकी कोई ऐसा डिस्टर्बेंस उनमें नहीं आ रहा है ना? उनमें से कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है। अब ध्यान दो, उतनी चमक इस रिफ्लेक्टेड रेस की नहीं होगी, यानी कि थोड़ा बहुत चमक में कमी आएगी, यानी कि इंटेंसिटी डाउन पड़ रही है। क्या पड़ रहा है? डाउन। जवाब हो जाएगा इंटेंसिटी में कमी देखने को मिल रही है, परंतु ध्यान देना कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहाँ कहाँ? नो चेंज इन। कहाँ कहाँ? नंबर एक, स्पीड ये सेम रहेगी, दोनों किरणों की स्पीड, जो इंसिडेंट है जो रिफ्लेक्टेड समान चलेगा। दूसरा, कलर सेम रहेगा। तीसरा, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य भी सेम रहेगा। आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य यह भी सेम रहेगा। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि इस रिफ्लेक्टेड रेस पर क्या असर आएगा। तो इस पर असर यही आएगा कि इसकी इंटेंसिटी में कमी आएगी, बट स्पीड, कलर और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ समान बनी रहेगी। अब अगर हम इसको दैनिक जीवन में इस्तेमाल में देखें तो ध्यान देना दोस्तों कि दैनिक जीवन में हम बहुत से ऐसे इस्तेमाल देखते हैं। क्या क्या है? जैसे परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, अगर परावर्तन ना हो तो वस्तुएं देखनी लगभग असंभव है। दूसरा, चंद्रमा पर जो धब्बे दिखाई देते हैं ना, इस तरह के धब्बे, ये परावर्तन ही है, बशर्ते सही दिशा में परिवर्तन नहीं है। इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं या विसरित परावर्तन कहते हैं। चेहरे पर मेकअप लगा के हम, जैसे अब मेकअप हो रहा है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा अच्छी सतह बनाई जा रही है जिससे कि शानदार रिफ्लेक्शन हो सके और पार्टी वगैरह में जाए वो अच्छे से चमक चमक के दिखाएं। इसके अलावा डेंटिंग पेंटिंग, वही मेकअप करना। जूते पॉलिश कर रहे हैं तो जब शू पॉलिश किया जाएगा तो सतह बहुत चमकीली हो जाएगी, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जूता चमकता रहेगा। कार और बाइक की सफाई कर रहे हैं जिससे कि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो। नाई की दुकान पर पीछे लगा हुआ शीशा, कई बार देखो पीछे वाला बाल जो हम देखते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन के आधार पर होता है, हालांकि वो कई बार रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए उसे कहते हैं बहुल परावर्तन। ध्यान देना कि परावर्तित प्रकाश भी दोबारा परावर्तन में जाता है, यानी कि प्रकाश का कई बार परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकाश का कई बार परावर्तन किया जा सकता है, किया जा सकता है। प्रकाश का कई बार, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। प्रकाश का कई बार परावर्तन किया, तो दैनिक जीवन में इतने उदाहरण हैं जो प्रकाश के परावर्तन को फॉलो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। अपने एग्जाम में यहाँ से कहीं से सवाल आ सकता है, ध्यान देना। यही बात अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। जो छात्र अंग्रेजी में होंगे, तीव्रता भी चेंज होता है सर? क्या नहीं, तीव्रता नहीं, इंटेंसिटी में परिवर्तन है, उसी को तीव्रता कहते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं आता। जो छात्र अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में नोट डाउन कर लें। खैर, उम्मीद है आपने समझा इसे। अगला जो चैप्टर है वो है प्रकाश का रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, परंतु आज जो समय है, क्योंकि हमारा समय 1 ही घंटे अभी है, तो आज का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है, इसे नोट कर लीजिएगा। कल हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और टॉपिक था ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, और हमने ऑप्टिक्स की आधारभूत संरचनाओं को समझते हुए अपनी यात्रा बढ़ा ली थी और हम सीधे प्रवेश कर गए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। लिखी हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। वास्तव में अपवर्तन एक प्रकार की विचलन की घटना है जिसे हम कई बार प्रकाशिक भ्रम की घटना मान लेते हैं या एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा दिखाई देता है। तो अगर हम शुरुआत करें तो यही थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना भाई, एकदम से लहर मार रहा है। हाँ, हम कम करें, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, ठीक है, बताना कम हो गया? हाँ बहुत है, अब कम हो गया। तो प्रकाश की अपवर्तन की घटना थोड़ा सा लिखिएगा कि प्रकाश अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना वास्तव में प्रकाश किरणों के, प्रकाश किरणों के विचलन, जैसे बोलते हैं डेविएशन, क्या बोलेंगे, विचलन या डेविएशन की व्यवस्था है, व्यवस्था है जिसे मूलतः एक प्रकाशिक भ्रम के रूप में देखा जाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन एक प्रकाशिक भ्रम के रूप में देखा जाता है, के रूप में देखा जाता है, देखा जाता है। अब इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है प्रकाश के अपवर्तन के तौर पर, उस पॉइंट को समझते हैं। तो पहला जो शर्त है वो ये है, यानी कि शर्तें, कंडीशंस क्या है कि दो माध्यम चाहिए और दो माध्यम में एक माध्यम विरल होना चाहिए यानी कि रेयर होना चाहिए, और दूसरा माध्यम, एक माध्यम सघन होना चाहिए यानी कि डेंस होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि दूसरी शर्त यह है कि जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में थीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री यानी कि कोण 90 डिग्री के बराबर ना हो के रूप में चलनी चाहिए, चलनी चाहिए। तो अगर ये दो शर्तें हम पालन कर लें तो प्रकाश के अपवर्तन को हम समझने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ दिख नहीं रहा है, चेंज बैकग्राउंड, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम करोगे भैया? हम करवा रहे हैं। आप लोग काहे इसको चेंज करते हो स्टूडियो को? कभी इधर लगाते हो कभी उधर, एक फिक्स स्टूडियो कर लो। एक तो 1 घंटा मुझे पढ़ाना है इसमें। ये ले लो कुर्सी, बस थोड़ा सा समय दीजिए ना। कर रहे हैं, तंत्र विद्या लगा रहे हैं इधर। ये तो करिया कर दिया हमको तो। फिर इसका गाना सुनने पड़ जाएगा लग रहा है। हाँ 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 हाँ, फिर खराब कर देते लाइट जला के। अच्छा अच्छा, तब तक किसी गाना सुनाए। हो गया, अब देखिएगा भैया, है ना, हमारी टीम ने काफी तत्परता से इसे ठीक कर लिया है। चलिए हो गया, ओके डन। अब मतलब लपेट के मार देंगे ये खींच के, ठीक है, इन्होंने कर दिया काम, नाटक नहीं। नो, ऑल इज ओके, ठीक। तो हमने दो शर्तें बताई अपवर्तन के लिए। एक तो अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए, दो माध्यम में एक माध्यम चाहिए कि विरल की तरह और एक माध्यम चाहिए सघन की तरह, तो दो चीजें हो गई। दूसरी आवश्यकता है कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन की तरफ या तो चले या तो सघन माध्यम से विरल की तरफ चले, बशर्ते उसका जो एंगल है यानी कि इंसिडेंट एंगल है वो 90 डिग्री ना हो, यानी कि सीधा सीधा ना चले। तो इस स्तर पर हमने प्रकाश के अपवर्तन को समझने का आइए प्रयास करते हैं, है ना, यानी प्रयास करने की स्थिति में पहुंचते हैं। तो देखो, अगर हम एक नॉर्म्स लगाते हैं और नॉर्म्स लगा के इसके दो माध्यम को कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि नीचे का जो ये हिस्सा है ये है, देखो भाई, अगर आप हमारे साथ नोट कर सके तो करें, अदरवाइज केवल सीखें और सीखें उसके बाद करें, जैसा भी हो वैसा काम चले। और हमारा उद्देश्य पढ़ाना है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है और हमें सब कुछ बताना है, तो हम अपने हिसाब से बताएंगे बहुत व्यवस्थित रूप में, तो इसका सपोर्ट कीजिएगा। बाकी ज्यादा करोगे तो हम प्लीज से गाना सुना देंगे। तो ये अगर पानी है यानी कि H2 है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको सघन माध्यम मान सकते हैं, डेंस मीडियम मान सकते हैं। किसकी तुलना में? यदि ऊपर का हिस्सा यानी कि ये अ, हवा कर दी जाए तो मान लेते हैं कि ये हवा यानी एयर है, तो ये हवा हो गया एयर। तो ये कॉमन सी बात है, कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो माध्यम तैयार हो चुके हैं। यदि हम इसमें एक लाइट इंसिडेंट करें तो क्या होगा उसको देखा जाए। मान लेते हैं कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है यहाँ से, ये है इंसिडेंट लाइट, ये इसे कहते हैं आपतित प्रकाश। तो मूलतः इसे जाना सीधा था इस तरह से, पर ये ऐसा होगा नहीं, बल्कि ये हल्का सा बेंड टुवर्ड द नॉर्म्स हो जाएंगे इधर, ये असली है। अर्थात आपने देखा कि जब एक पॉइंट की केस नंबर 1, और क्या है केस नंबर 1, कि जब प्रकाश की किरण, प्रकाश ये आरआई है यानी कि अपवर्तन गुणांक, ये उनका घनत्व कंडीशन है, और ये उनका क्रांतिक कोण है या क्रिटिकल एंगल है। क्या है? क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल है। तो देखा जाए कुछ को याद करना पड़ेगा। जैसे हवा का आरआई होता है 1, और फिर क्रिटिकल एंगल क्लियर नहीं है। पानी का आरआई है 1.3 और पानी का क्रिटिकल एंगल होगा 50 डिग्री, याद रखना पड़ेगा इसको। कांच का आरआई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और कांच का क्रिटिकल एंगल है 42। डायमंड का आरआई है 2.4 और डायमंड का क्रिटिकल एंगल है 24। कहने का मतलब है कि आरआई और क्रिटिकल एंगल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जिस माध्यम का आरआई ज्यादा है उस माध्यम का क्रिटिकल एंगल कम है। तो ये कई बार एग्जाम में इस तरह के रिलेशंस आ सकते हैं। अब आपको याद रखना है कि मैं आपसे पूछूं कि हवा का आरआई कितना? 1, पानी का 1.3, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.4, फिर मैं पूछूं कि वाटर का क्रिटिकल एंगल 50, फिर पूछूं ग्लास का 42, फिर पूछूं डायमंड का 24, याद हो जाएगा। तो इसे कॉपी में एक डेटा रूप में लिख देना। अब ध्यान देना, एक नोट लिखना है कॉपी में, और वो लिखना है कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। इस पॉइंट को ये समझते हैं। देखो, हमारे पास चूंकि हम ऑप्टिक्स की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात हमारी जो चर्चा है वो दृश्य प्रकाश के संदर्भ में आगे बढ़ रही है। हमने पिछले दिनों यानी कि क्लास नंबर 1 में ये देखा था कि वी हैव 7 टाइप ऑफ लाइट वेव क्योर, है ना। हमारे पास 7 रंगों का प्रकाश है, जिसे हम क्रमशः 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर मान के चलते हैं। ये है 400 नैनोमीटर और आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 800 नैनोमीटर। और यह वी, आई, बी, जी, वाई, ओ और आर। अब ध्यान दो कि इसका मतलब ये है कि जो लाल रंग है, जो लाल रंग है इसमें तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। और एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है वो ये है कि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति बराबर होगा 1 बटे तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। यानी कहने का सीधा हाथ से हो गया कि दोनों का उल्टा संबंध होता है। यदि n बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। तो यहाँ इस आधार पर हम कह सकते हैं चूंकि लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा है, अतः लाल रंग का जो फ्रीक्वेंसी होगा आवृत्ति होगा सबसे कम होगा। तो वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, अतः इसका जो आवृत्ति होगा
इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे कम होगी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी माना जाएगा। समझ में आ गया? ठीक ऐसे ही आगे बढ़े तो यहाँ देखो वायलेट के पास यहाँ पर 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, यानी इसका जो वेवलेंथ है बेटा वो सबसे कम है ना? तरंग दैर्ध्य सबसे कम है इन सातों में, अतः इसका जो आवृत्ति होगा वो सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत उम्मीद से के साथ आपकी क्लास में जुड़े हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है साइंस में, हम भर से प्रयास करेंगे भाई कि मेरी तरफ से नॉलेज की बरसात हो। और कई बार ना कुछ चीजें देखो 2 बार डिस्टर्ब हुआ, फिर भी मैं आपको बताऊं कि मुश्किल से 3 दिन और रुक जाइए, मेरी बैच खत्म हो रही है जो कि 3 से 4 दिन में फाइनल आउट हो जाएगी। तो देखो आपको भी पता है, मुझे पता है 1 घंटे में बेटा कुछ होने वाला है नहीं, सच्चाई यही है। तो जैसे ही हमारी वो बैच खाली होती है मेरे हिसाब से 25 तारीख सॉरी 15 है 21 तक खत्म हो जाएगी, 20-21 तक, तो मैं आपके साथ रिज्वाइन करूंगा कम से कम 2.5 घंटे कक्षाओं की, है ना? और रविवार के दिन और लंबी कक्षाएं हम आपके साथ लेंगे जिससे कि आपको चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाए, है ना? तो ये प्लान है, अभी थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे बढ़ लेते हैं, परेशान मत होइए। तो अब देखो जिस भी भौतिक विज्ञान में या ऑप्टिक्स में यदि आवृत्ति ज्यादा है, ध्यान देना, यदि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आवृत्ति यदि ज्यादा होती है तो स्वभावतः ऊर्जा भी ज्यादा होती है, यानी कि एनर्जी एनर्जी भी बहुत हाई होगी। और एनर्जी हाई होने का मतलब है एक्टिविटी हाई होगी, जिसके पास ऊर्जा होगा वही तो भाई भागेगा, यानी कि जो एक्टिविटी है यानी कि सक्रियता है वो बहुत तीव्र होगी। तो अभी जो सक्रियता हुई किसी हुई, अपवर्तन की एक्टिविटी हुई, तो अतः यहाँ पर जो अपवर्तन है वो सर्वाधिक होगा किस पर, जिसका आवृत्ति ज्यादा है। और किस कलर की आवृत्ति ज्यादा है भाई, तो जवाब हो जाएगा कि आवृत्ति एक ही रंग की यहाँ पर ज्यादा दिख रही है और वो है वायलेट, यानी कि वी बैगनी रंग की। दूसरा, अगर आवृत्ति कम है तो ऊर्जा भी कम होगी, ऊर्जा कम है तो सक्रियता भी कम होगी, सक्रियता कम होगी तो कौन सी बात है, यहाँ पर सक्रियता किसकी दिख रही है, जवाब हो जाएगा अपवर्तन की दिख रही है, तो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। और ये कौन सा है, रेड कलर है, कौन सा, रेड। तो हमेशा आपको यही ध्यान में रखना है कि रेड कलर, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो रेड कलर है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी में बहुत स्लो है, बस किसी भी तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें, यानी कि जो रेड कलर है इसका जितना भी प्रकाशिक सक्रियता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो बहुत धीमी है। एक शब्द में पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपसे कोई पूछे कि अपवर्तन सबसे कम किसमें, लाल में, प्रकाश का परावर्तन सबसे कम किसमें, लाल में, प्रकाश का विवर्तन सबसे कम किसमें, रेड कलर में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट सबसे लेस, रेड कलर में, यानी कि ऑल टाइप ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इज वेरी लेस इन रेड कलर, बट विद कंपेरेटिव टू रेड कलर हाई ऑप्टिकल एक्टिविटी किसके पास है, वायलेट कलर के पास है। ध्यान देना, ठीक है? तो अब यहाँ पर पॉइंट करते हैं, इसके पास ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो अतः अब ये कॉन्सेप्ट आप हर एक पॉइंट पर ध्यान देना कि लाल रंग का सक्रियता कम है और वायलेट की सक्रियता सबसे ज्यादा है, तो इस आधार पर हमें ध्यान में रखते चलना है। ओके, तो ये रहा अपवर्तन की घटना बेटा, इसी को हमने अंग्रेजी भाषा में लिख रखा है, जिनका अंग्रेजी विषय वस्तु होगा वो लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो तीसरा हम लोग पढ़ते हैं, मतलब सर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सारा का सारा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल रिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऑल ऑफ थिंग्स या ऑल ऑफ सिम्पटम्स व्हिच कनेक्टेड टू द वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरी लो इन रेड कलर एंड वेरी हाई इन वायलेट कलर। तो सिंपल और साधारण सा मामला समझिएगा कि लाल रंग का सारा कुछ कम है, बिखराव बहुत कम है, सक्रियता बहुत कम है। वायलेट वो पतला लड़का है मेले वाला जो हर दुकान पर छटक जा रहा है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये भी मम्मी ये ले दो, वो ले दो। और रेड वो लड़का है जो अपने माता पिता का हाथ थामे ऐसे जा रहा है, पूछा उससे कोई मतलब नहीं है, खिलौना ले दोगे, हाँ ले दो पिताजी, नहीं लोगे मतलब पिताजी डोंट वरी। तो दो तरह के गांव के जो लड़के होते हैं वो होते हैं इस तरह के, जैसे गांव में किसी लड़के को छोटा लेके चलो मेरा नरक मचा देता है, अरे यहाँ इसको भी ले लें, पता चला आप कुछ करे तो तुरंत वहां निकल लिया, तो वो वायलेट है, क्या है। और जो शहरी लड़के हैं वो दब्बू टाइप के होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको पूछा गया बेटा कुछ खाओगे, नहीं अंकल जी मेरे को गेम खेलना है। तो अब ये क्या है, ये रेड लड़का है, इसी को सुनाना है किसी गाना, ये दिल ना दिया ले बेटा, समझ जाए। तो अब समझते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे TIR। तो TIR होने की 2 बड़ी शर्तें हैं, उसको समझना है। तो लिखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। पहली शर्त है क्या, उसको समझते हैं, वो है कि हमेशा लाइट को डेंस से रेयर की तरफ चलना है, यानी कि सघन से विरल की तरफ ले चलना है। तो शर्त नंबर 1 है कि प्रकाश सदैव या प्रकाश तरंग सदैव सघन से विरल की ओर, यानी कि हमेशा डेंस टू रेयर चलना है। और दूसरी शर्त यह है कि जो आपतित कोण है, यानी कि इंसिडेंट एंगल, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। किससे, क्रांतिक कोण से, यानी कि द इंसिडेंट एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी कि जो आपतित कोण है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। 2 शर्तें ध्यान रखनी है। अभी हमने क्रिटिकल एंगल याद कराया था कि पानी का 50 होता है, कांच का 42 होता है और डायमंड का 24 डिग्री एंगल होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भाई पहली शर्त हम जान गए कि हमेशा लाइट को इस पानी से हवा में ले चलना है, यानी कि डेंस से रेयर में ले चलना है।
दूसरा थोड़ा समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल का मसला क्या है या क्रांतिक कोण क्या होता है। तो इतना अगर आपने लिख लिया तो अगली हेडिंग होनी चाहिए आपकी कि क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। और इसको लिखने से पहले थोड़ा-सा समझिएगा। देखो, हमें बार-बार ये जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण है और उसको हम, ये मान लो सघन है और ये माध्यम मान लो विरल है। तो हमें बहुत प्री नॉलेज है हमें, यदि प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो वो वास्तव में क्या हो रही है? बियॉन्ड नॉर्म हो रही है, नॉर्म से हट रही, थोड़ा-सा विरल जा रही है, मतलब थोड़ी-सी विचलित हो रही है। मान लेते हैं कि ये जो एंगल था, ये था एंगल आई। अगर हम एंगल बढ़ाएँ, सपोज़ दैट एंगल बढ़ाएँ और एंगल यहाँ लाते हैं, यानी कि आई प्लस हो गया, ये जो ब्लू वाला है, ये हमने आई प्लस एंगल कर दिया। आई प्लस करने का सीधा मतलब हो गया कि अब मूलतः इसे ऐसे जाना था, लेकिन अभी और सरक के यहाँ आ गया। अर्थात जो ये बीच की रेखा है, बीच की रेखा है, जो दोनों माध्यमों को अलग करती है, जो दोनों माध्यम को अलग करती है, ये बीच की रेखा है। अगर हम इस आई प्लस को और ऊपर थोड़ा उठाएं, और ऊपर उठा दें, सपोज दैट कि मैं इस बार यहाँ से लॉन्च कर रहा हूँ और ये हो गया ग्रीन वाला आई प्लस प्लस। तो इस बार जो ग्रीन वाला है ना, वो इतना ज़्यादा उस अभिलंब से दूर भाग जाएगा कि वो सीधे उस रेखा के पैरेलल आ जाएगा, जो दोनों को बीच से बाँट रही है। यानी ये जो ग्रीन लाइट है, ये वास्तव में है अपवर्तित प्रकाश किरण है। इसका इतना अपवर्तन हो गया है कि यह बीच की रेखा के समानांतर आ गई है। बीच की रेखा के समानांतर आ गई, पैरेलल टू मिडल लाइन। अर्थात ये जो आई प्लस प्लस एंगल आपने देखा, ये वो एंगल है जिसको कहा गया क्रांतिक कोण। और यदि मैं इसे पानी लेता हूँ H2, तो ये एंगल है 50 डिग्री। यानी कि पानी में से 50 डिग्री एंगल पर कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो उसका इतना रिफ्लेक्शन हो जाएगा या अपवर्तन हो जाएगा कि वो दोनों माध्यमों की रेखा के बीच में आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो एंगल आपको मैंने दिखाया आई प्लस प्लस, यही क्रांतिक कोण है। इस क्रांतिक कोण से यदि कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो दोनों माध्यमों को बांटने वाली रेखा के समानांतर आ जाती है। समानांतर, क्योंकि अगर इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो लाइन नीचे आ जाएगी, और नीचे आने का सीधा मतलब है कि वो डेंस से निकली डेंस में ही लौट आई, और डेंस से निकल के डेंस में लौट आई तो सीधी सी बात है, इसे कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तो रिफ्लेक्शन हो गया ना, अभी तक क्या हो रहा है? यहाँ तक तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसी बात को हमें समझना है। तो यदि आपने इसे नहीं बनाया तो मैं भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप लिखिएगा कि क्रांतिक कोण वह कोण है, क्रांतिक कोण इज ए सच टाइप ऑफ एंगल, क्रांतिक कोण वह कोण है, क्रिटिकल एंगल इज ए सच टाइप ऑफ एंगल, क्रांतिक कोण वह कोण है जिससे आपतित हुई किरण अपवर्तन के पश्चात, जिससे आपतित हुई किरण अपवर्तन के पश्चात माध्यमिक रेखा के समानांतर आ जाती है। अपवर्तन के पश्चात माध्यमिक रेखा के समानांतर आ जाती है। बिकम पैरेलल टू द डिवाइडिंग लाइन, बिकम पैरेलल टू द डिवाइडिंग लाइन। माध्यमिक रेखा के समानांतर आ जाती है, माध्यमिक रेखा के समानांतर आ जाती है, माध्यमिक रेखा के समानांतर आ जाती है। तो अब इस तरह से ध्यान देना कि हमने आपको क्रांतिक कोण या क्रांतिक कोण के साथ खींची गई रेखा के बारे में बता दिया है ना, पैरेलल टू द डिवाइडिंग लाइन, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द डिवाइडिंग लाइन, यानी कि उस विभाजित रेखा के समानांतर आ गई है, और उस स्पेशल एंगल को मैंने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। अब जरा सोचो कि इस एंगल से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो क्या होगा, उसको समझते हैं। मान लो कि हमने दूसरा सेटअप मेंटेन कर दिया और यह है पानी, यह है हवा। यदि हमने एक लाइन या एक 50 डिग्री पर एक लाइन रेखा इंसिडेंट की तो कहाँ पे आएगी? ये इसके पैरेलल यहाँ पे आ जाएगी। जरा सोचो कि यदि मैं एक रे 55 या 60 पर इंसिडेंट करता हूँ, अगर मान लो इस पे हम इंसिडेंट करते हैं, ये 60 डिग्री है, 60, तो अब क्या होगा? तो अब बहुत कॉमन सी बात है कि ऊपर तो जाने चांस है नहीं, कि वो सबसे लीस्ट आ चुकी है। अब वो अंदर ही अंदर क्या होगी? लौट आएगी। तो अब ये जो 60 डिग्री है, ये कैसा कोण है? ये है आपतित कोण। और जो 50 डिग्री है, ये कैसा है? ये है क्रांतिक कोण। तो जरा देखो कि क्या ये कंडीशन बनी कि जो आपतित कोण है ये बड़ा हो गया किससे? क्रांतिक कोण से। और जैसे ही बड़ा हुआ दोस्तों, तत्काल जैसे ही बड़ा हुआ दोस्तों, वह तत्काल क्या कर दिया? प्रकाश की किरण को पानी से निकाला और पानी में ही रिटर्न करा दिया। यानी कि इसे हम कह सकते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात डेंस से पुनः कहाँ गया? डेंस में वापसी, डेंस से डेंस में वापसी। सघन से चला और फिर से प्रकाश सघन में ही लौट आया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस घटना को हमने नाम दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोनों शर्तें क्लियर हुई कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द डेंस टू रेयर एंड द एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज ग्रेटर देन ऑलवेज एंगल ऑफ द क्रिटिकल, हेंस वी ऑब्टेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंडीशन। यानी कि हमने देखा कि प्रकाश की किरण सघन से विरल चले, और दूसरा प्रकाश की किरण का जो एंगल है, कोण है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, उस माध्यम के यहाँ से चल रही है। तो इसका माध्यम का क्रिटिकल एंगल कितना है? 50। तो अब हम कह सकते हैं कि 50 से 60 हमने कर दिया, और 60 कर दिया तो हमें तुरंत प्रकाश की किरण पानी से चली, वापसी पानी से लौट आई। अतः इसे कहा जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या TIR। अब मन में सवाल था कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन। देखो, आज के दौर में बहुत सी जगहों पर TIR का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे तो लिखिएगा अनुप्रयोग। एक है मिराज इल्यूजन, जिसे हम कहते हैं मृग मारीचिका का भ्रम। दूर में पानी दिखाई देता है ना, मृग मारीचिका का भ्रम। दूसरा है डायमंड साइन, यानी कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना।
तीसरा है ब्रोकन विंडो साइन, टूटी खिड़की का चमकना, टूटी खिड़की का चमकना। और एग्जांपल टेस्ट ट्यूब ग्लो, परख नली का चमकना, परख नली का चमकना। और एग्जांपल है यूज ऑफ द बम डिस्पोजल स्क्वाड, जो बम निरोधक दस्ता होता है, निरोधक दस्ता इसी सिद्धांत का उपयोग करता है, किसका, टीआईआर का, जिससे वो बम के बारे में पता कर लेता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि जो प्रकाशिक तंतु होती है, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जिससे कि हम इंटरनेट फ्लो कराते हैं, या जो आजकल वाईफाई चलता है ना, वाईफाई, वो इसी पर काम कर रहा है। ये जो पूरा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसी पर काम हो रहा है। दूसरा एंडोस्कोपी, जिसे हम आंतरिक अंगों की जांच करते हैं, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी ऐसे कहेंगे, आंतरिक अंगों की जांच, आंतरिक अंगों की जांच। तो इन सभी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, तो जवाब हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या टीआईआर जैसे एग्जांपल्स इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये है टीआईआर या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या इसे कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। तो हिंदी में लिखिएगा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, या कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसे बहुत सिंपल तरीके से समझना है, यानी कि है क्या, देखो जब दो अलग-अलग स्रोतों से, जब दो अलग-अलग स्रोतों से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो आगे चल करके वो आपस में अध्यारोपित हो जाती हैं, है ना। इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स, यानी कि कलासबद्ध स्रोतों से बाहर निकलती हैं। देन आफ्टर सुपरपोजिशन द इंटेंसिटी ऑफ वेव चेंज एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस, है ना। देखा जाए क्या लिखा है, लिखा है कि जब दो अलग-अलग स्रोतों से कला संबंध, इसे बोलते हैं कोहेरेंट, प्रकाश किरणें आगे निकलती हैं, प्रकाश किरणें निकलती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात, इसे बोलते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के पश्चात उनकी तीव्रता में परिवर्तन देखा जाता है, तीव्रता में परिवर्तन प्राप्त होता है, परिवर्तन प्राप्त होता है। यही घटना, यही घटना व्यतिकरण कहलाती है, यही घटना व्यतिकरण कहलाती है, यही घटना व्यतिकरण कहलाती है, यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। आगे बढ़ना, थॉमस यंग ने, थॉमस यंग ने, एक वैज्ञानिक है थॉमस यंग, थॉमस यंग ने इसके बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, थॉमस यंग ने इसके बारे में बताया था, थॉमस यंग ने इसके बारे में बताया था। मतलब कि दो प्रकाश स्रोत हैं, कला संबंधित होकर के दो किरणें चली आगे, तो हो सकता है मान लो ये दो किरणें आगे मिली और बड़े स्तर पर बनाई, यानी कि तीव्रता में वृद्धि हो गई। और जब तीव्रता में वृद्धि हो रही है तो इसे कहेंगे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, या हिंदी में कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, संपोषी व्यतिकरण। और जब मान लो विपरीत कला की है, यानी कि जब ये सेम फेज की होती है, तो अगर समान अवस्था की है या सेम फेज की है, तो ऐसा हमने देखा कि चीजें सामान्य गई और इंटेंसिटी बढ़ी, तीव्रता बढ़ी। अब ध्यान देना कि अगर हमने अपोजिट फेज की ले ली, विपरीत अवस्था की या विपरीत कला की तरंगे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनकी जो पावर बहुत छोटी हो जाएगी, या डार्कनेस आ जाएगा। यहाँ पे जो तीव्रता है ना, वो चमक लेके आई है, ब्राइटनेस लेके आई, बट यहाँ पर क्या होगा, ये डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। और इसे कहेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या हिंदी में कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण के स्तर पर जानते हैं। तो दो तरह का हमें व्यतिकरण दिखाई दिया, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। जब समान कला की तरंगें मिली तो उनकी पावर बढ़ी, और जब विपरीत कला की मिली उनकी पावर डाउन हो गई, खत्म हो गई। तो एक ने क्या किया, एक ने कंस्ट्रक्टिव किया, यानी संपोषण किया, बढ़ाया, दूसरे ने डिस्ट्रक्टिव किया, यानी कि उसे बर्बाद किया, समाप्त कर दिया और डार्कनेस ला दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जीवन में इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे साबुन के बुलबुली का चमकना एक संपोषी व्यतिकरण है ना। जब कभी साबुन का बुलबुला चमकता है ना, तो प्रकाश की किरणें आकर के दो सतह से, एक ऊपर की लेयर से एक नीचे की लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं। यानी यहाँ पर क्या हुआ, तो पहला तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ, और प्लस में दूसरा क्या हुआ, आगे चल करके व्यतिकरण हुआ। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण के कारण सॉफ्ट बबल साइन करते हैं। दूसरा, नाइट क्लब और पब लाइट में जो विनाशी व्यतिकरण होता है, कारण बहुत सारी अलग अलग पावर की लाइटें खत्म हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। धूप का चश्मा लगाना भी एक तरीके से विनाशी व्यतिकरण का उदाहरण है, क्योंकि धूप का चश्मा लाइट की इंटेंसिटी को खत्म करने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना। और दूसरा, बुलबुली का चमकना, इसके अलावा तेल की जो परत है वो भी चमक जाती है ना, एक और लिख देना कि तेल की परत का चमकना, परत का चमकना, ये भी वास्तव में संपोषी व्यतिकरण है। क्या है, संपोषी व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगला जो टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का बिखराव होना या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नेक्स्ट लिखिएगा प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अभी क्या है, ध्यान दो कि जब कभी प्रकाश सूर्य से धरती की तरफ आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है ना। मान लो कि ये सनलाइट है और ये पृथ्वी की तरफ यात्रा कर रही है, तो जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगी तो तत्काल क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिलेंगे उसको। यहाँ पर बहुत सारी इस तरह से ये धूल की कण है या डस्ट पार्टिकल है, धूल कण मिल जाएंगे या डस्ट पार्टिकल मिलेगा, और इन धूल कण या डस्ट पार्टिकल से टकराएंगे और टकरा करके मल्टीपल डायरेक्शन में प्रकाश कहीं यहाँ मुड़ गया, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, कहीं यहाँ, इस तरह से इरेगुलर वे में या अनियमित बिखराव, तो कह सकते हैं धूल के कणों द्वारा वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रकाश के सभी अवयवी 7 रंगों का, 7 रंग है ना, BIV
GYOR 7 रंगों का अनियमित irregular scattering of light due to presence of dust particle in earth atmosphere is called the scattering of light. रंगों का अनियमित बिखराव ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहलाता है। अब आपसे मैं पूछूं कि जरा ये बताओ, मेरा नोट्स मस्त बन रहा है, अच्छी बात है, बहुत शानदार। ये जो विबग्योर है, इसमें किसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, किसका ज्यादा होगा? VIBGYOR। तो पूर्व ज्ञान जो कि हमने पहले बता रखा है, जरा बताओ इसका उत्तर दो। इन सभी सातों रंग में सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा या सबसे कम बिखराव किसका होगा? सबसे कम प्रकीर्णन या सबसे कम बिखराव किसका होगा बताइएगा। तो आपका सीधा उत्तर होना चाहिए कि लाल रंग में रेड का प्रकीर्णन कैसा होगा? सबसे कम होगा। सबसे कम होगा। बट जो वायलेट है या बैगनी है, इसका सबसे ज्यादा होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट समझना है, लगभग आप लोग समझ गए हैं कि वायलेट का सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम होगा। वायलेट का सबसे ज्यादा और रेड का सबसे कम होगा। तो ये रही घटना किसकी? प्रकाश के प्रकीर्णन की। एक वैज्ञानिक है लॉर्ड रेले, इन्होंने बताया है, तो नीचे नोट में लिखना है कि लॉर्ड रेले ने प्रकीर्णन के बारे में समझाया, के बारे में समझाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इसका खूब एग्जांपल, जैसे खटरे का रंग लाल होता है, जबकि लाल का बिखराव कम होगा तो दूर से दिखाई देगा। ब्लैक बॉक्स ऑरेंज है, क्योंकि लाल में ना इसलिए नहीं होता कारण कि भाई बहुत से लोग कलर ब्लाइंडनेस होते हैं तो लाल नहीं देख पाएंगे, तो उनको हम ऑरेंज दिखाएंगे। लाल के ठीक पहले ऑरेंज है, इसलिए ऑरेंज भी दूर से दिखाई देगा। डूबता हुआ और उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देगा, बहुत दूर होता है, सारे तो बिखर जाते हैं, लाल का बिखराव नहीं, इसलिए लाल दिखाई देगा। समुद्र, आसमान और समुद्र का नीला, ये भी बिखराव की रीजन है। और दोपहर का सूर्य में बिल्कुल ऊपर होता है, बिखराव कम होगा तो व्हाइट दिखाई देगा। रमन प्रभाव एक माध्यम में मौजूद अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना है। ध्यान रखना है ये रमन इफेक्ट का भी संदर्भ प्रकाश के प्रकीर्णन से दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही बात है कि लाल ने देखा कि तरंगदैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन बहुत ज्यादा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वायलेट का बहुत कम है, इसलिए वायलेट का प्रकीर्णन बहुत ज्यादा है। रेड का बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका प्रकीर्णन कम है। तो ये घटनाएं रही, उम्मीद है इन घटनाओं के आधार पर आपने काफी कुछ सोचा या समझा होगा। तो कल दोस्तों हम आपको समझाएंगे क्या डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जो समय है वो संपन्न हुआ, इसे नोट कर लीजिएगा। कल पुनः मिलेंगे, नमस्ते, थैंक यू। हेलो नमस्ते, मैं शुक्ला हूं, आप देखना शुरू कर चुके हैं विज्ञान और तकनीकी प्रारंभिक कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम है एईडीयू परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम भौतिक विज्ञान के कार्यक्रमों में क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और अपनी कक्षा के तीसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का जो सेगमेंट है वो क्या बताना चाह रहा है। हम लोगों ने कल, अगर आपको याद होगा, तो हमने कल आपको प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, इनके एग्जांपल्स बताते हुए हम आए थे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इनके एग्जांपल्स देख लिए थे और पहुंच गए थे इस टॉपिक का नाम था डिस्पर्सन ऑफ लाइट या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। तो यहाँ पर आज हम आपके साथ चर्चा को शामिल करेंगे। तो अपनी कॉपी में लिखिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कलर डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इस पर हम इस पूरे कार्यक्रम की चर्चा करते हैं और सीधे फिर आगे बढ़ते चलते हैं। देखो, हमने कल आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो समझाया वो ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है, लाइट ऑफ रे एंटर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, देन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डस्ट पार्टिकल द लाइट रे डिवाइडेड इनटू ऑल 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इन इरेगुलर वे, द प्रोसेस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रही थी, तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि सूर्य के कणों के कारण प्रकाश अपने साथ सभी अवयवी रंगों के स्तर को विभाजित कर रहा है अनियमित रूप में। कहा गया था स्कैटरिंग या बिखराव। वास्तव में डिस्पर्सन ऑफ लाइट लगभग उससे कनेक्टेड है, ध्यान देना। बस इसमें एक रेगुलेशन आ गया है, और किसी वजह से है, यह एक ग्लास प्रिज्म है, क्योंकि आपने शायद इसे कभी कभी जरूर देखा होगा। ये सॉलिड यानी ठोस होता है ना। ये आमतौर पे सॉलिड यानी कि ठोस होता है, इसे ध्यान देना। एक सेकंड रुकिएगा। तो हमने बात की कि जो प्रिज्म है वो एक प्रकार का ठोस पारदर्शी हिस्सा है। जरा पूरा पीपीटी पे ही बढ़ाएं। अच्छा रंजीत, ध्यान देते हैं। पढ़ाना मुझे है बेटा, आपको समझना है। तो जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो, जो मैं आपको कह रहा हूँ आप कर लो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक। तो ये सॉलिड प्रिज्म जो है एक तरीके का पारदर्शी होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट वाला मामला है। ट्रांसपेरेंट का मामला है। और ट्रांसपेरेंट के साथ साथ ये सॉलिड है तो ये सघन होगा, यानी कि डेंस होगा। अब सघन है, बाहर कैसे होगा? तो बाहर विरल होगा। अब जरा देखो, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो क्या होगा? वो अविलंब से के पास आती है। यानी कि एक तरीके से जब भी प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के माध्यम से आगे बढ़ेगी तो वहाँ क्या होगा घटना? जवाब हो जाएगा कि प्रिज्म एक तरीके से अपवर्तन की घटना करवाएगा। क्या करवाएगा? अपवर्तन की घटना करवा सकता है। अर्थात जो रिफ्रैक्शन है ये होगा, तभी कलर डिस्पर्स करेगा। तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है उस घटना के लिए दो चीजें चाहिए। एक चाहिए कि भाई एक मोटा सा प्रिज्म हो ग्लास का, और दूसरा उस प्रिज्म के माध्यम से रिफ्लेक्शन हो रहा हो या अपवर्तन हो रहा हो। तो इसके बाद जब वो प्रकाश जो कि व्हाइट लाइट में है यदि वो अपने सभी 7 रंगों में बंट गया, इस घटना को हम नाम देते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या कलर डिस्पर्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो हम इसे अगर परिभाषित करें, बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण को जब प्रकाश की किरण को किसी, और कैसा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश है, सफेद है। श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, गुजारा जाता है। तो
सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश, तो सफेद प्रकाश या श्वेत प्रकाश अपने सभी 7 रंगों में नियमित रूप से विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में अपवर्तन के पश्चात नियमित रूप में विभक्त होता है, डिवाइडेड इन रेगुलर पैटर्न इन 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होता है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यही घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। यानी ये प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश है, सफेद लाइट है, और यहाँ से गुजरने के बाद ये अपने 7 रंगों में बट गया। तो ये जो विभाजन हुआ है, इसी को हमने एक तरीके से जाना है विभक्त होना, डिवीजन होना, विभाजन होना, वर्ण विक्षेपण कहा है। यानी कि PIB, GY, O और R इस रंगों में बटेगा। एक और ध्यान देना कि हमने आपको कल की क्लास में एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट समझाया था। यदि VIB, GY, O और R में पूछा जाए कि किसमें ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, किसमें कम डिस्पर्सन होगा, तो हमेशा जो लेस है, कम वाला, तो कम यहाँ होगा। यानी कि इधर लाल रंग का जो वर्ण विक्षेपण है वो हमेशा कम होगा, और जो वायलेट रंग का वर्ण विक्षेपण है इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा। इसका वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा या अधिक होगा, क्योंकि ये बात आपको मैंने कल ही समझा दी कि रेड कलर सबसे कम प्रदर्शन करता है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करता है। तो उम्मीद है कि आपने डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी आसानी से समझा। मेरे दोस्तों, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का सबसे शानदार प्राकृतिक जो उदाहरण है वो है इंद्रधनुष का निर्माण या रेनबो। तो अगर हम इसका उदाहरण अपनी कॉपी में लिखें तो लिखिएगा उदाहरण में इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो ये ध्यान देना, 2 तरह के इंद्रधनुष बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं उन पर एक बार नजर डालें। तो कभी भी रेनबो फॉर्मेशन की जब बात करें तो 2-3 शर्तें हैं। तो अगली हेडिंग होनी चाहिए कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने के लिए कुछ शर्तें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। क्या क्या है शर्तें? पहली शर्त है वर्षा ऋतु के ठीक बाद, या वर्षा या रेन के ठीक बाद ये बनती है। यानी कि नीड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, जल की बूंदों की आवश्यकता होती है। दूसरा, सनलाइट होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। तीसरा, इवनिंग में बनेगा और मॉर्निंग में ही बनेगा, दोपहर में नहीं बनेगा। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि ठीक दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। कब बनेगा? तो जवाब हो जाएगा कि इवनिंग में और मॉर्निंग में। और अपोजिट टू सन बनता है, यानी सूर्य की दिशा के विरुद्ध, सूर्य की दिशा के विपरीत बनेगा, सूर्य की दिशा के विपरीत बनेगा या अपोज करेगा। यानी मॉर्निंग में ये बनेगा पश्चिम दिशा में। कैसी दिशा में? पश्चिम दिशा में। और शाम को बनेगा कब? पूर्व दिशा में। यदि हमें शाम में बनाना है, देखना है, तो कहाँ दिखेगा? पूर्व दिशा में। ये कुछ शर्तें हैं जो कि रेनबो को लेकर के पॉइंट की जा सकती हैं। दोपहर में हम देखें केशव भैया, अब आपका अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, जो साइंस कह रहा है यही कह रहा है, मे भी आपने देखा हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ अलग से बंदी होगी, कई बार ना एग्जैक्ट दोपहर नहीं रहा होगा वो, कुछ बज के मिनट रहे होंगे, एग्जैक्ट 12 बजे या सवा 12 या पौने 12 तक तो नहीं बनता है वो। तो इसका रीजन ये ना कि सूर्य एकदम बिल्कुल ऊपर रहता है, तो इसलिए दोपहर का जो, अब देखो मेरा जो बताना है ना, मैं एग्जाम के बेस पे बताता हूँ। एग्जाम में सवाल आ चुका है कि कब रेनबो नहीं बनेगा, तो उसका ऑप्शन आयोग ने माना ठीक दोपहर, है ना। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे वो एग्जाम के बेस पे पढ़ाएंगे, बाकी तो भाई व्यवहारिक तो कुछ भी हो सकता है दोस्त। उम्मीद है समझ में आया। अब देखो कि अब आपको अगर आवाज़ नहीं आ रही तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सबको आ रही है। कल क्लास ठीक नहीं चला है, मैंने बोला है इनको ठीक कर देंगे वो। बाकी हमारा प्रयास है कि सब कुछ ठीक जाए। 2 बजे के आस-पास हमने देखा है। तो वही बात है ना, 2 बजे तो मे भी बन चांस बन जाए। देखो, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक के रेनबो देखे जाते हैं। तो शर्तें याद आ गई, कौन-कौन सी शर्तें? ठीक रेन के बाद सनलाइट होगा, इवनिंग और मॉर्निंग बनेगा, ठीक जो डे है उसमें नहीं बनेगा। दूसरा, दूसरी अगर बात करें तो अपोजिट द सन डायरेक्शन होगा, यानी कि मुख्य तौर पर कमलेश भैया, रमेश और संगीता वाली क्लास ना ऑफलाइन चल पाती है, ये ऑनलाइन है ना। ये कह रहे हैं सर आप क्लास में हँसा क्यों नहीं रहे हो? समय कम है ना, तो अगर मैं हँसाऊँगा और वो टाइम लूँगा तो फिर आपका ही नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोग सीधे पठन-पाठन कार्यक्रम में ही लगे रहें, फिर कभी मौका आएगा तो देखा जाएगा, है ना, एज़ यू विश। तो 2 तरह की रेनबो हमें मिली थी, कौन-कौन? प्राथमिक और द्वितीयक। ध्यान देना, जो प्राथमिक रेनबो है उसकी कुछ खास बात है, तो इसे हमें नोट करना है। प्राथमिक इंद्रधनुष, खास बात ये है कि इसमें 2 बार अपवर्तन होगा, 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन और 1 बार वर्ण विक्षेपण। ये 3 प्रमुख घटनाएँ भौतिक विज्ञान से जब होती हैं तब जाकर के प्राइमरी रेनबो बनता है। एक और बात ध्यान देना, ये ज़्यादा देर तक निकलता है और बहुत ज़्यादा इस प्राइमरी रेनबो में चमक भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी बात ध्यान देना, इसमें लाल रंग ऊपर होगा और बैंगनी रंग नीचे होता है, और जब प्राइमरी रेनबो बनता है तो ये 40 से 42 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितना? 40 से 42 डिग्री का कोण बनाएगा। वहीं पर अगर हम रेनबो की बात करें, द्वितीयक रेनबो की, तो द्वितीयक इंद्रधनुष की जो कहानी है वो ऐसी है कि यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और 1 बार वर्ण विक्षेपण होता है। यानी यहाँ पर अंतर क्या आया? जहाँ प्राइमरी रेनबो में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन था, वहीं सेकेंडरी रेनबो में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब इस वजह से ये बहुत कम निकलती हैं और डिम होती हैं, धुंधली होती हैं, और धुंधली के साथ-साथ इनका लाल रंग नीचे जाएगा, यानी कि जो रेड कलर है वो नीचे होगा। जैसे देखो लाल रंग यहाँ पर नीचे है और इनमें वायलेट ऊपर गया हुआ है, और सेकेंडरी में देखना प्राइमरी में तो लाल ऊपर है, वायलेट नीचे है, और ये हमेशा 51 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करती हैं, है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है। खैर, अगला जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों को समझते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो पहले हम आपको समझाते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या विवर्तन, उसके बाद समझाएंगे पोलराइजेशन। दोनों ही बेहद सामान्य और आसान कॉन्सेप्ट है, दोनों को समझिएगा। तो नंबर 1 लिखिएगा हेडिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या इसे हम कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। क्या कहा जाएगा? प्रकाश का विवर्तन। तो बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कई बार बादलों से प्रकाश छन कर आता है, छन कर आता है, पहला। दूसरा, आपने देखा होगा कि कई बार प्रकाश घने जंगलों से घुसता हुआ एक बारीक सा बितान सा दिखाई देता है। तो नंबर 2 अगर हम लिखें तो घने जंगलों में प्रकाश का प्रवेश, घने जंगलों में, घने जंगलों में प्रकाश का प्रवेश, जंगलों में प्रकाश का प्रवेश हो जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब हमारे कमरों में दरवाजे और खिड़कियों के माध्यम से, कमरों में दरवाजे व खिड़की के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से
प्रकाश प्रवेश करता है, प्रकाश का प्रवेश। तो वास्तव में ये 3 ऐसी प्रमुख घटनाएँ हैं जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश के विवर्त सॉरी पिक्चर कैसे बने? पिक्चर नहीं बनाना बेटा, आपको बस ये लिखना है और इसकी परिभाषा बतानी है। तो जब हम ऐसी प्रमुख 3 घटनाएँ देखें जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन हो रहा है। अब इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, ध्यान देना। वास्तव में जब प्रकाश के मार्ग में जैसे ध्वनि भी एक तरीके का तरंग है, प्रकाश भी तरंग है। तो जब ध्वनि अथवा प्रकाश तरंग के किसी मार्ग में अवरोध से टकराती हैं तो अवरोध के किनारों से ऐसे मान लीजिए कि ये प्रकाश की तरंग जा रही है, यहाँ पे कोई आ गया अवरोध, इनके किनारों से मुड़ के फिर आगे बढ़ जाएँगी। तो वही बात है कि अवरोध के किनारों से मुड़ करके और अवरोध की ज्यामितीय छाया, ये जो यहाँ पर छाया बनेगी ना इसकी, ये ज्यामितीय छाया या ज्योमेट्रिकल शैडो बनती है, वो ज्यामितीय छाया में फिर से प्रवेश कर जाती हैं। तो इस तरह तरंगों के जो मुड़ने की घटना है, उसी तरंगों के मुड़ने की घटना को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहा जाएगा? प्रकाश का विवर्तन कहा जाएगा। क्लियर? यानी कि मान लो कि ये कोई बॉटल है और इधर से प्रकाश जा रहा है, तो बॉटल से टकराएगा लेकिन आगे ऊपर से मुड़ता हुआ और फिर आगे से ऐसे निकल जाएगा। तो इस घटना को कहा गया प्रकाश का विवर्तन। क्या कहा गया? प्रकाश का विवर्तन। एग्जाम्पल क्या है? बादलों से प्रकाश छनकर आता है, दूसरा घने जंगलों में प्रकाश प्रवेश करता है, तीसरा कमरे में दरवाजे खिड़की, भाई दरवाजा खोले हो, प्रकाश आया, प्रकाश आया तो घुस गया, बिना पूछे घुसा, हम पता नहीं कैसे लेटे थे बट घुस गया। प्रकाश घुसा, इसका मतलब है कि वो मुड़ करके ही आया होगा। तो ये जो घटना है वो वेव को दर्शा रही है। भाई वेव कैसी होती है? मुड़ करके चलती है। तो वही कहानी है। ये वास्तव में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगला है पोलराइजेशन ऑफ लाइट या प्रकाश का ध्रुवण। इसको हम अलग वाले पॉइंट पे समझाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण। देखो, हम ये जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। आइए इसको देखा जाए। आप कह सकते हैं कि वी नो दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या हम जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ना? और चूंकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण है तो इसमें 2 फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक है मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो हमें ध्यान देना है कि 2 यहाँ पर पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है नहीं। प्रकाश में ज़्यादातर इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मैग्नीट्यूड होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसमें 2 फील्ड है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे मान के चलना कि 99% और 1%, मोटा-मोटा आंकड़ा, ये बहुत क्लियर आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक ऑन एवरेज आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रकाश में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है या गुण है वो ज़्यादा है। कितना है? 99% है। और प्रकाश में जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है वो कितनी है? 1% है ऑन एवरेज। पर चूंकि है इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसकी एक लाइन लिख देना कि प्रकाश में, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, अतः इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही कम होता है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बहुत ही नेग्लिजिबल है। अब ध्यान देना, हिंदी मीडियम बताऊँ। हिंदी मीडियम बेटा यही है ना जो आपको बताया, ऐसे लिखना है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहलाएगा। तो अब इसमें ना 2 शब्द है बेटा, एक विद्युत और एक चुंबक। तो एक है विद्युत क्षेत्र है इसका और दूसरा इसका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यानी कि प्रकाश 2 स्तर पर बना है। ये बहुत कम होता है और विद्युत क्षेत्र की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ शुरुआत में। और दूसरी बात ध्यान देना कि जो प्रकाश है वह एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है। बेसिकली प्रकाश ट्रांसवर्स हो ही नहीं सकता, पर उसका व्यवहार अगर बात करें तो बिहेव ऑफ लाइट लाइक ए ट्रांसवर्स वेव। तो नीचे एक नोट ये बनाइए पहले और नीचे नोट लिखिएगा कि प्रकाश वास्तव में अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स तरंगों की तरह व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। तो इस पॉइंट में 2 बातें आपने समझी कि प्रकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिनमें से विद्युत का क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत नेग्लिजिबल है। क्लियर? दूसरी बात आपने इस पॉइंट में समझी, वो ये समझी कि प्रकाश वास्तव में अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है, लेकिन लाइट एक्चुअली बिहेव लाइक ए ट्रांसवर्स वेव, है ना? यानी कि प्रकाश वास्तव में अनुप्रस्थ तरंग की तरह व्यवहार करता है। 2 बातें हमने जान ली। अब देखो, जब प्रकाश सामान्य स्तर पर है, कुछ इस तरह से है, तो ये बहुत सारी दिशाओं में फैला हुआ है, इस तरीके से। ये है सामान्य प्रकाश और इसके पास क्या है? मल्टीपल फेज है, अधिक तेज है इसके पास, हर तरफ से फैला हुआ है। ये एक सामान्य प्रकाश है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। यानी कि इसमें एक वर्टिकल है और कुछ ऐसे कैसे हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरह से अरेंजमेंट करता हुआ प्रकाश मल्टीपल फेज में फैला हुआ होता है। ये एक सामान्य प्रकाश की अवधारणा है। लेकिन जैसे ही इसी प्रकाश को हम एक पोलैरोमीटर या एक हमारे पास फिल्म है जिसका नाम है पोलैरोमीटर, एक हमने फिल्म बनाई और इसका नाम रख दिया पोलैरोमीटर। इसके लिए पोलैरोमीटर फिल्म 2 तरह से होती हैं। एक होती है वर्टिकल पोलैरोमीटर और एक होती है हॉरिजॉन्टल पोलैरोमीटर। कौन कौन सी? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और इन्हीं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के आधार पर हम प्रकाश को एक प्लेन पर लाते हैं, यानी उसे पोलराइज कर देते हैं। दरअसल ये जो पोलैरोमीटर है एक विशेष तरह का रसायन है, केमिकल है, जिसका नाम है टाउरमैलिन। क्या नाम है? टाउरमैलिन। इसी टाउरमैलिन के द्वारा निर्मित होती है, टाउरमैलिन के द्वारा निर्मित पोलैरोमीटर है। अब इसमें इस तरह से वर्टिकली गैप होता है, ये देख रहे हैं वर्टिकल गैप है यहाँ। तो जब प्रकाश की तरंगें इस पोलरोमीटर से क्रॉस कर रही होंगी, तो जो तरंगें इस तरह से आ रही हैं खड़ी-खड़ी, मान के चलो कुछ ऐसे आ रही हैं, जो वर्टिकल है, और कुछ तरंगें ऐसे पड़ी-पड़ी आ रही हैं। तो इस तरह से मिक्सचर है ये। तो जैसे ही पोलरोमीटर से, और कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, इससे आप प्रकाश क्रॉस कराओगे, तो बताओ कि कौन वाला प्रकाश इन गेट से निकल कर के जाएगा? उत्तर है इस रेड लाइन से जो रेड गेट बने हैं, वो लम खड़े-खड़े हैं। तो जो प्रकाश खड़ा-खड़ा होगा, वो तो सीधा ऐसे निकल जाएगा। ये नहीं, ये वाला प्रकाश क्या हो गया? निकल आया।
बट जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रकाश था आके इसी में फंस गया, ऐसे फंस गया ना। यानी कि हमने एक पोलरोमीटर लगा करके पूरे प्रकाश में से कुछ हिस्सा हमने काट दिया। कौन सा हिस्सा? जो हॉरिजॉन्टल था, केवल हमने वर्टिकल को क्रॉस कराया और ये कैसा आ गया? ये अब सिंगल प्लेन पर आ गया। और इसे ही हम कह रहे हैं ध्रुवित प्रकाश। क्या कहेंगे? ध्रुवित प्रकाश। अब इस प्रकाश में देखो तो तीव्रता क्या होगी? कम होगी। और दृश्यता अभी भी है, दृश्यता है लेकिन तीव्रता कम होगी, क्योंकि यहाँ तो प्रकाश का पूरा हिस्सा था। बट इस पोलरोमीटर में हमने आधे प्रकाश को रोक लिया, केवल आधे को ही आगे जाने दिया। जो हॉरिजॉन्टल थे वही गए आगे, सॉरी जो वर्टिकल थे वही आगे गए, हॉरिजॉन्टल थे रुक गए। तो हमने प्रकाश को एक सिंगल प्लेन पे हासिल किया, और यही प्रकाश को सिंगल प्लेन पर हासिल करना ही इस तरह के प्रकाश कहलाते हैं पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड प्रकाश। इनकी तीव्रता में कमी होती है लेकिन इनकी दृश्यता ठीक बनी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ खिलाड़ी ना कुछ इस तरह का चश्मा पहनते हैं, ऐसे। और ये चश्मा ना भी बहुत रंग बिरंगा होता है, कहीं लाल कलर होगा, फिर पीला होगा, फिर थोड़ा थोड़ा नीला नीला कहीं लगा होगा इसमें, फिर इसमें थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा लगा होगा। तो मल्टी कलर चश्मे ऐसे पहनते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दरअसल ये चश्मे पोलरोमीटर्स हैं, यानी कि उस पोलरोमीटर नामक रसायन का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अर्थात ये जो खिलाड़ियों के चश्मे हैं, ये प्रकाश का ध्रुवण करते हैं, प्रकाश का ध्रुवण करते हैं। और कई बार नाइट वाला जब मैच होता है ना, तो अब वो कैच ले रहा है, तो प्रकाश का ध्रुवण करके अब क्या करेगा कि प्रकाश की तीव्रता को कम कर देता है, तीव्रता को कम कर देगा। और साथ ही साथ देखना है कि विजिबिलिटी दिखाता है, दृश्यता जारी होती है। तो जो आंखें चुंधिया जाती है ना, कई बार देखो लिखा था यूज डिपर एट नाइट या अपर डिपर करता रहता है आदमी, तो भाई कई बार आदमी फोर व्हीलर लेके जा रहा है चुंधिया जाएगा। तो आजकल बहुत तरह तरह के फिल्म्स आ रही हैं जो फोटोग्राफिक फिल्म्स हैं, कि सामने से कितनी भी पावरफुल लाइट आ रही हो, आप क्या कर दोगे? ये फिल्म उसकी पावर को खत्म कर दोगे, सामने बिल्कुल विजिबिलिटी होगी, चमक खत्म हो जाएगी। तो खिलाड़ियों के चश्मों में इस तरह के पोलरोमीटर लगे होते हैं, और इस पोलरोमीटर का इस्तेमाल करके प्रकाश को एक प्लेन पर ला देना ही कहलाता है प्रकाश का ध्रुवन या पोलराइजेशन। और ये जो गुण आप देख रहे हो, वास्तव में ये प्रकाश ये दर्शाता है कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगों की तरह व्यवहार करता है। अब चूंकि आपको अनुप्रस्थ पता नहीं है, तो हो सकता है मुश्किल आ रही हो, तो आप एक काम करिए कि केवल लिख करके काम चलाइए, जैसे हम ट्रांसवर्स पढ़ाएंगे ज्ञान अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक काम बन चुका है। अब देखा जाए कि इस प्रकाश के ध्रुवन का इस प्रकाश के ध्रुवन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम करते हैं। ध्यान दो, एक तो हमने देखा है, यदि हम इसके अनुप्रयोग लिखना चाहें, अनुप्रयोग, तो एक तो आजकल चश्मा आता है ना, फिल्म देखने वाला 3D चश्मा। 3D चश्मे ऐसे होते हैं, दो चश्मे मिलते हैं और बाद में शायद आपको लौटाना रहता है। तो इस चश्मे में दो हिस्सों में, एक में ऐसा खड़ा खड़ा पोलोग्राफ लगा होता है, वर्टिकल वर्टिकल ऐसे ऐसे, और एक में हॉरिजॉन्टल पोलोग्राफ लगाते हैं। तो एक से एक दिशा का लाइट आता है, दूसरे से हॉरिजॉन्टल लाइट आता है, मतलब वर्टिकल लाइट आएगा। तो लाइटें दो हिस्सों में बंट करके हमारे पास तक जब आती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें बिल्कुल 3D में दिखाई दे रही हैं। दूसरा हमने जो इस्तेमाल किया, वो कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर में, यानी कि इनकी मात्रा मापने के लिए। दूसरा हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं खिलाड़ियों का चश्मा बनाने में, जिससे कि वो रात्रिकालीन दृश्यता उन्हें ठीक लगे। तीसरा वाहनों में इस्तेमाल करते हैं, वाहनों में लाइट कम करने के लिए, लाइट के प्रभाव को कम करने के लिए, प्रभाव को कम करने के लिए, कम करने में। तो आदि आदि जगहों पर हम प्रकाश के ध्रुवन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आदि आदि जगहों पर हम प्रकाश के ध्रुवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर आगे बढ़ा जाए दोस्तों, अब हमारे पास एक दर्पण है जिसका नाम है समतल, उत्तल और अवतल। इन दर्पण को थोड़ा समझते हैं और फिर इनके उपयोगिता को जानने का प्रयास करते हैं। एक वर्ड है मिरर, यानी दर्पण, टॉपिक का नाम है मिरर। तो आपको करना क्या है, एक कांच लेना है जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, और इस कांच पर हमें सपोज दैट दिस इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास, और इसी ग्लास की एक तरफ हमें कलई कर देनी है। ये हमने एक लेयर लगा दी अथवा हमने एक कली कर दी। ये कली हुई किसकी है? जवाब हो जाएगा कि ये कली हुई है एक तरीके से AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट नामक केमिकल का यूज करते हैं, और इसे हम रंग देते हैं, कलर कर देते हैं। दूसरा, कई बार हम रेड लेड ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर देते हैं, तो मे बी ये हो सकता है रेड लेड ऑक्साइड, रेड लेड ऑक्साइड, अथवा कई बार हम यहाँ पर आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जब कली हो जाएगी, तो अब ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ओपेक मीडियम या अपारदर्शी माध्यम बन जाएगा। अतः अभी क्या बन गया? अपारदर्शी माध्यम बन जाता है। अब मान लो कि जैसे इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होगा, सपोज दैट दिस इज द रमेश, तो रमेश से आ रहा प्रकाश यहाँ से टकराएगा और फिर वापस आएगा, यानी कि क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। क्या होगा? परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन होगा। और इसी रिफ्लेक्शन के आधार पर हम यहाँ पर रमेश का एक इमेज हासिल कर लेते हैं, यानी कि प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, मैं अगर बोलूँ, आप इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि वास्तव में किसी सामान्य कांच के टुकड़े में जब सिल्वर नाइट्रेट अथवा रेड लेड ऑक्साइड को लेपित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट अथवा रेड लेड ऑक्साइड को लेपित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक अपारदर्शी माध्यम प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में एक अपारदर्शी माध्यम प्राप्त होता है, तथा प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, तथा प्रकाश के परावर्तन के आधार पर, तथा यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वी कैन गेट इमेज ऑन द मिरर। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम दर्पण पर प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो इसका जो की फैक्टर था वो क्या था? ये जो हमने
दो लिखे, यही याद रखो कि किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत। दूसरा क्या फैक्टर है कि क्या क्या इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस तरह से जब दर्पण बनाया हमने तो दर्पण दो तरह से दिखाई देते हैं। यदि हम इनके टाइप्स देखें, प्रकार देखें, तो दर्पण के दो प्रकार हैं। एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, या इसे कहा जाता है प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण या कहा जाएगा स्फेरिकल मिरर। अब जो गोलीय दर्पण है ये दो होते हैं, एक होते हैं कॉन्वेक्स, एक होते हैं कॉनकेव, यानी इनके दो प्रकार हो सकते हैं, उत्तल, कॉनकेव या अवतल। तो पहले हम तीनों को समझते हैं, उत्तल क्या है, प्लेन क्या है, कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है। और इतना फास्ट तो टाइपिंग होगा, लिख कैसे पाएंगे? बेटा आप मैनेज करो, आपकी मर्जी है, हमारा काम आपको पढ़ाना है, इसलिए कह रहा हूँ नहीं लिख पाते केवल सुनो, आदमी से लिखना। और मेरी नज़र में इतना भी तेज नहीं है, जिनको काम की चीज़ें हैं, देखो मैं केवल फर्जी बात बता नहीं रहा हूँ, काम काम बता रहा हूँ, इतना ही करना है, करके जाओ, काम बन जाएगा। तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तीनों को एक एक करके समझते हैं, फिर इनकी आवश्यकताओं को देखते हैं कि भाई इनका उपयोग करके हम क्या क्या हासिल कर रहे हैं। ठीक, आइए नजर डालते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के दर्पण दिखाई दिए। पहला है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर या समतल दर्पण। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर या इसे कहा गया उत्तल दर्पण। और सबसे तीसरा लास्ट है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण, ये तीन तरह के दर्पण हैं। तो अब इसे देखा जाए। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। सारा ध्यान तो टाइपिंग करने में, कमेंट बाजी में, तो कैसे होगा? मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ, अंतिम उद्देश्य आपको सारे मैटर देने हैं। ठीक है, आप काम करिए। तो प्लेन मिरर, देखो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे लिए हर छात्र इतना प्रिय है, हमारा जो प्रोफेशन है हमारे लिए इतना आवश्यक है कि ऑफिस पढ़ा, पर जो आपसे उम्मीद थी आप वैसा पढ़ा नहीं रहे हैं। मैंने आपसे 70 में क्लास किया था, उसमें आप बहुत अच्छा समझा कर लिखाते थे, इसमें कुछ समझा नहीं रहे हैं। अमृता बेटा, मैं बिल्कुल समझा सकता हूँ और समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये जरा ध्यान दो ना कि आपका एग्जाम कब है। यदि आप इस टॉपिक को कई साल पढ़ोगे, कई महीने पढ़ोगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान दो ना। अभी आपका एग्जाम कब है? और दूसरा, बेटा कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है ना, मैं आपको हंसाऊं, आपको ये करके लिखाऊं, तो अच्छा तो है ही, उसमें बुरा है नहीं, वो मैं करता हूँ। सिचुएशन भी तो देखनी है, सिचुएशन ये देखनी है कि अपना काम करिए। काल साल को गली है, वो था दिए उड़ाए, है ना? तो ये कहानी है। बाकी आपकी जो बातें हैं वो बहुत सिर हैं, बड़े अच्छे हो, पर ये समझो ना कि मैं आपको काम की बातें बताना चाहता हूँ, ठीक है? मेरा भरोसा मानो और मैं जो लिखते जा रहा हूँ उसे लिखते रहो, जो मैं नोट करने के लिए उसको नोट करते रहो और इसी को दोहरा लेना। मैं ये आपको वादा कर रहा हूँ कि 100% सवाल में से 80% सवाल तक पहुंच जाएंगे। और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 80% सवाल को निकालने के लिए हम खड़े हैं आपके सामने, इतना हम बता रहे हैं, ठीक? तो अगर उम्मीद है, हमारे ऊपर भरोसा है तो करिए, नहीं है तो भी करिए, क्या ही कर पाओगे? है ना? ठीक है, ठीक है। अब इधर ध्यान देते हैं। प्लेन मिरर की बात करते हैं, यानी कि समतल दर्पण। समतल दर्पण वास्तव में जो घरों का आईना होता है ना, घरों का जो आईना है, इसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं। और इसमें जो इमेज बनता है वो सीधा है, आभासी है और एकदम वस्तु के आकार का, इरेक्ट है, वर्चुअल है और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब लिख देना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, आभासी और वस्तु के ठीक आकार में, वस्तु के ठीक आकार में बनता है। यानी कि दर्पण पर जितना अपना आप चेहरा देखोगे उतने ही बड़े चेहरे आपको दिखाई देंगे। हल्का सा छोटा होता है, बट आप ये मान के चलना कि वस्तु के ठीक आकार में, एग्जैक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। दूसरी बात, ध्यान देने की बात है कि दर्पण का या समतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद हम आपको इस्तेमाल समझाएंगे। देखो भाई, मुझे अपने आप से काम करने दो। अगर आपकी कोई कमेंट आ गया तो हम सीधा बुला के मरवाएंगे। इतना प्यार से हाथ जोड़ के समझा रहे, नाटक काय फैलाती हो? आगे। तो एक सब एक मुंह से बोल भर ना लो, 40 कदम आगे बढ़ जाएंगे, नाटक फैला। हम बता रहे हैं ना, काहे हो रहा है, काम करो इधर, ठीक? तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु के ठीक आकार में होगा। अब ध्यान दो। दूसरा एक है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे जो हमारे पास गोलीय दर्पण है, इनको ना एक गोलाकार कांच की प्लेट लेते हैं इस तरह से और काट लेते हैं। मान लो हमने इसे काट लिया, तो अब इस स्तर पर देख, ये कट गया। अब इसमें पीछे से हमने कली लगा दी, ये कली लगी। तो इनका जो उभरा हुआ भाग है, उभरा भाग है, ये चमकदार है, ये चमकदार है और पीछे वाला जो हिस्सा है, बैक साइड वाला, यहाँ पर हमने कली लगाई है। अब मान लो कि इस दर्पण पर कोई प्रकाश आया, तो प्रकाश को फैला रहा है इस तरह से। अब ये प्रकाश जो इस पर पहुंचा उसको फैला दिया। तो प्रकाश जब पहुंचा और फैला दिया, तो अब ध्यान दो, ये घटना कहलाती है डाइवर्जिंग, अर्थात प्रसार करने की घटना। इसलिए हम कई बार कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर के स्तर पर जाते हैं। और इस पर अगर आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, इमेज प्राप्त करना है, तो ध्यान रखना, इतना याद रखिएगा कि पहली बात तो छोटा प्रतिबिंब मिलता है, दूसरी बात तो सीधा प्रतिबिंब मिलता है और तीसरी बात आपको समझना है कि आभासी कैसा मिलेगा, वर्चुअल या आभासी इमेज मिलता है। अब ऐसे ही कॉनकेव है, मान लो ये कट हम कॉनकेव पे लगाते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो, इस बार हम कलई उभरे हुए आकार की तरफ कर रहे हैं, यानी कि कलई जो की गई है वो इधर है, जो उभरा हुआ भाग है ना, यहाँ पर हमने कली कर दी और जो धंसा हुआ हिस्सा है इसको हमने प्लेन रखा है। अब यदि मान लो इस पर प्रकाश की किरण आती है, तो ये प्रकाश किरण को मोड़ेगा, आती है प्रकाश किरण क्या करे, मोड़ रहा है, यानी कि इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग गुण के तौर पर जाते हैं। अर्थात इसे हम यानी कि अवतल दर्पण को या कॉन के मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं।
वन के मिरर को क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानेंगे। ठीक, तो हमने एक डाइवर्जिंग देखा और एक कन्वर्जिंग देखा, और एक में क्योंकि कोई मतलब ही नहीं, सिंपल है वो, तो उसमें हम ना तो कन्वर्जिंग देख रहे हैं ना ही डाइवर्जिंग देख रहे हैं। अब ध्यान देना, इस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के साथ यदि यहाँ पर हम इमेज चेक करेंगे, प्रतिबिंब चेक करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इमेज एक तो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और समान आकार का भी बनता है, स्मॉल, बिग एंड सेम साइज, ये बनेगा। दूसरा, इमेज सीधा भी बनता है और इमेज उल्टा भी बन जाता है। तीसरा, प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है। तो हमें दोहरे स्तर पर वो सारी घटनाएं दिख रही हैं, यानी कि सीधा, उल्टा, वास्तविक, आभासी, सबसे बड़ा, छोटा, मोटा, जो भी बनाना है वो बना लीजिए। तो अब ये कुछ बातें रही हैं जिन्हें आपने दर्पण के इस चैप्टर में समझने का प्रयास किया। अब इनके हम कुछ इस्तेमाल देखते हैं कि इनका कहाँ-कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक पॉइंट आप बनाना अपनी कॉपी में, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग पॉइंट लिख देना, प्लस में इनके प्रतिबिंब बनाने की स्थितियाँ लिख देना, और अब हमें इनके अनुप्रयोग समझने हैं। तो जो समतल दर्पण है, इसको समझिएगा। इसका इस्तेमाल होता है घरों में। दूसरा, बहुरूपकदर्शी इसे बोलते हैं, कैलेडोस्कोप, और इसके अलावा इस्तेमाल होता है पेरिस्कोप में, यानी कि जो आपने देखा होगा अक्सर इस तरह से एक हम इक्विपमेंट्स बनाते हैं, यंत्र, जिसमें हम दो समतल दर्पण रखते हैं, 45 डिग्री पर यहाँ, 45 डिग्री पर यहाँ, तो लाइट यहाँ आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से बाहर की चीज़ों को देखने के लिए अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, जैसे मान के चलो कि कोई बंकर में बैठा है अथवा कोई पनडुब्बी में बैठा है, तो बाहर की चीज़ों को देखने के लिए वो इस्तेमाल करता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल मिरर। इसके अलावा अगर हम उत्तल दर्पण के अनुप्रयोग को देखें कि इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होगा, तो ध्यान देना, उत्तल दर्पण चूँकि फैलाव का गुण रख रहा है, अपसारी डाइवर्जिंग गुण रख रहा है, किरणों को फैलाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, इसलिए जो बैक साइड का और बैक मिरर होता है गाड़ियों का, उस बैक साइड के मिरर में हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सड़कों पर लगा हुआ जो रिफ्लेक्टर लैंप होता है, जब आप कभी बहुत टर्न पॉइंट पे देखा होगा, बहुत जब अगर शार्प टर्न है, तो वहाँ पर एक ऐसा ही रिफ्लेक्टर लगा होता है, जो इधर से आ रही गाड़ियों को भी दिखाता है और फिर दूसरी दिशा से आ रही गाड़ियों को दिखाता है, जिससे कि एकदम शार्प टर्न पर कहीं कोलैप्स ना हो जाए, कहीं लड़ ना जाए। इसलिए उस जगह पर हम लगाते हैं क्या? जवाब हो जाएगा परावर्तक लैंप या रिफ्लेक्टर लैंप, जिसमें लगा होता है उत्तल दर्पण, जिससे कि दोनों गाड़ियों के छोटे इमेज उस पर दिखाई दे सकें। फिर मॉल आदि में जो ग्राहक होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल अगर छोटा ही कॉन्वेक्स मिरर है, तो पूरा दूर का इलाका कवर करेगा। तो एक सिंपल अपना आप कॉन्वेक्स मिरर लगा लीजिए और मॉल के सभी ग्राहकों पर उस पर नजर रखिए कि सारी इमेज, बड़ी वस्तुओं की इमेज छोटे इमेज आके बन जाएंगे यहाँ पर। तो सुरक्षा आदि के लिए, सर्विलांस आदि के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। बड़े आकार की वस्तुओं को अगर हमें दर्पण पर बनाना है, जैसे बुर्ज खलीफा का पूरा अगर इमेज लेना है, तो हमें उत्तल दर्पण लेके जाना होगा और पूरा का पूरा बुर्ज खलीफा इस उत्तल दर्पण पर समा जाए, क्योंकि उत्तल दर्पण पर इमेज कैसे बन रही है? सीधी, आभासी और बहुत छोटी, सीधी, आभासी और छोटी इमेज बन रही है। मैग्नीफाइंग ग्लास के स्तर पर भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैंक एटीएम में सुरक्षा दर्पण देखा होगा, एटीएम में जब आप प्रवेश करोगे ना, तो यहीं पर एक ऐसे गोल-गोल दर्पण लगा रहता है। इसलिए वो कभी इसका आशय नहीं है, इसका आशय ये है कि आप अपने पीछे वाले पर नजर रख सको, कहीं आपका पिन वगैरह तो नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के लिए भी उत्तल दर्पण इस्तेमाल होता है, ध्यान देना, क्योंकि चश्मे दर्पण हो नहीं सकते। अगर चश्मे दर्पण हो जाएंगे तो दिखेगा कैसे? तो अपारदर्शी मामला है। लेकिन ध्यान देना, व्यवहार की अगर बात करें कि धूप छाँव का चश्मा या जो गॉगल है, वो कैसा व्यवहार करता है, तो वो लगभग उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। बाकी चश्मा कभी दर्पण नहीं हो सकता। चश्मा एक ट्रांसपेरेंट मामला है, लेकिन अगर व्यवहार पूछोगे तो उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। एक बार सवाल बहुत पहले आ गया था, आभासी सर जी। हाँ, आभासी। अगला है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो हमने अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को ये देखा है कि पहली बात तो इस पे प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ये हम जानते हैं। इमेज बहुत बड़ा बनेगा। ज़्यादातर जो अवतल दर्पण पर व्यावहारिक प्रतिबिंब बनते हैं, बिहेवियर इमेज बनते हैं, वो बिग साइजेस होते हैं। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि अवतल दर्पण कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी, यानी कि ये किरणों को मोड़ रहा है। अगर किरणों को मोड़ेगा तो वो एक जगह सेंट्रलाइज़ होंगी, और किरणें अगर सेंट्रलाइज़ होंगी तो उसमें पावर बढ़ेगी, शक्ति आएगी। अतः अवतल दर्पण लिखा है कि अभिसारी कन्वर्जिंग गुण होते हैं, अर्थात किरणों को एक जगह पर केंद्रित करते हैं। दूसरा, इनका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में, फ्लैश लाइट और टार्च में होता है। आँख नाक के डॉक्टर, चूंकि उन्हें बड़ा इमेज देखना है, तो बड़ी इमेज के लिए वो हमेशा अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी सर्च लाइट में, सोलर भट्टी कुकर में, दाढ़ी बनाने में जो सलून होता है, चेहरा इतना बड़ा दिखा देगा, यानी कि ब्यूटी जो कॉस्ट्यूम सेट करना है या हमें मान लो मेकअप कराना है, तो उसके लिए बड़े दर्पण की आवश्यकता है, यानी कि जिससे हमारा मेकअप बड़ा दिखे। छोटे में दिखेगा, सही लग नहीं पाता। अब मान लो यहाँ लिपस्टिक लगानी है, इधर फैल जाता है कई बार, तो अगर होंठवा इतना बड़ा दिख जाएगा, तो प्रॉपर तरीके से वो मान के चलो कि अच्छी तरीके से पेंटिंग हो सकती है। तो साज सज्जा आदि के लिए हम अवतल दर्पण का रीजन इमेज बड़ा मिल रहा है ना। मैं 5 स्टार होटल में जो दर्पण लगे होते हैं ब्रश वश करने के लिए, दांत वाँत इतना बड़ा-बड़ा दांत दिख रहा है पूरा सा, तो आराम से साफ करो उसको। दांत के दर्पण या श्रृंगार दर्पण भी कहते हैं कि साज सज्जा में इस्तेमाल हो रहा है। सैटेलाइट डिश और माइक्रोस्कोप और विजुअल बम डिटेक्टर आदि में भी इस तरह से हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस स्तर का नोट्स अपनी कॉपी में फिट कर लीजिएगा। रिपीट एंड अगेन रिपीट करते रहिएगा। मैं आपको पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर आप इस स्तर पर कर रहे हैं, तो हम 80% तक के सवालों पे अपनी पहुँच बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ये आपको मैटर चला जाएगा। यदि आपने लिखा है तो द बेस्ट, नहीं लिखा है जिसे रेडी ऑन कर लेना। कल फिर से मुलाकात होगी। कल हम आपको दर्पण के इमेजेस समझाएंगे और प्लस में आपको लेंस के इमेजेस समझाएंगे। यानी कि कल का जो चैप्टर है वो भी महत्वपूर्ण है, और कल हम प्रकाश समाप्त करके एक नए टॉपिक की तरफ भी प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आगामी 3 से 4 दिन तक कक्षाएं 1 घंटा ही रहेंगी, लेकिन मान के चलो कि उसके बाद में इसे 2.5 से 3 घंटा पढ़ाना शुरू कर देंगे। थैंक यू, नमस्ते। उसे जीने के लिए लड़ना पड़ता है, जो कि आप कर रहे हो। सर, स्क्रीन क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल ना एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, जिसका नाम था कि भाई विभिन्न प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल हम कहाँ-कहाँ करते हैं। आज हम इसके साथ बढ़ेंगे, देखेंगे कि उत्तल या अवतल दर्पण पर या दर्पण पर कुछ टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, और दूसरा देखिए दर्पण में कैसे इमेज बनता है और दर्पण का फार्मूला क्या है, और फिर हम लेंस पढ़ते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, है ना। आइए देखा जाए। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना कि दर्पण से संबंधित प्रमुख बिंदु, दर्पण से संबंधी प्रमुख बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मिरर, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मिरर। तो नंबर 1 लिखिएगा, वक्रता केंद्र। लिखिएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता
सी से नोट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी क्या है? वक्रता केंद्र समझा जाए, ध्यान दो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की, यानी कि गोलीय दर्पण पर इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कल की क्लास में आपको समझाया था कि भाई जो गोलीय दर्पण होता है वो एक गोलाकार कांच को काट करके बनाया जाता है। सपोज दैट दिस इज द स्फीयर ऑफ एनी ग्लास एंड व्हेन वी कट दिस ग्लास इन टू इज देन वी ऑब्टेन्ड अ मिरर। मान लो कि अब ये जो गोलाकार कांच है इसी को काट करके हमने एक मिरर बनाने का प्रयास किया। तो इस गोलाकार कांच का अपना कोई सेंटर पॉइंट होगा, यानी कि ये केंद्र होगा। तो इसी सेंटर पॉइंट को इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र, यानी कि वास्तव में जो दर्पण है वो यहाँ से यहाँ तक का है। अगर आप चिन्हित करेंगे तो हमने यहाँ पर काट दिया। अब ये हिस्सा एक दर्पण का हो गया। अगर आप पीछे से कली करोगे तो उभरा वाला भाग उत्तल कहलाएगा। अगर आप उभरे भाग में कली करेंगे तो नीचे वाला भाग अवतल बन जाएगा। ये बात हमने कल पढ़ी थी। तो जिस गोलीय दर्पण को या जिस गोलीय कांच को काट करके दर्पण बनाया गया, उसी गोलीय कांच का जो केंद्र है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो अपनी कॉपी में परिभाषा कीजिएगा कि गोलीय कांच को काट कर निर्मित किया गया दर्पण तथा गोलीय कांच का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र, इसे हम सी से निरूपित करते हैं, डिनोटेड बाई सी। इसे किसे निरूपित कर रहे हैं? सी से कर रहे हैं। दूसरा ध्यान दो, एक और कॉन्सेप्ट आएगा, वो है कि ये वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस, इसे आर से डिनोट करते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान दें दोस्तों, जो ये गोलीय कांच है जिसको काट करके हमने दर्पण बनाने का प्रयास किया, यानी कि सकारात्मक प्रयास किया, उसी के त्रिज्या को, यानी कि इसका आधा हिस्सा क्या होगा? ये हिस्सा, ये आर हो जाएगा, है ना? तो कह सकते हैं कि जिस गोलीय कांच को काट कर दर्पण बनाया जाता है, उसी की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या कहेंगे? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि उस स्फेरिकल ग्लास की जो रेडियस है उसी को हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर माना है। ठीक है? एक और वर्ड आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं तीसरा कि भाई ध्रुव यानी पोल क्या है? ध्रुव यानी पोल, यानी कि पी क्या है? तो किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु, किसी भी दर्पण का, इनकी स्फेरिकल मिरर का दर्पण का मध्य बिंदु ये कहलाता है पी। जैसे मान के चलो कि अब ये मान लो रेड कलर वाला दर्पण है, तो इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पी कहलाएगा, पोल पी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल पी से इसे चिन्हित करेंगे, है ना? तो लिख देना कि दर्पण का या मिरर का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा पोल पी कहलाता है। एक बार आपसे पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन या मुख्य अक्ष रेखा क्या है? तो नेक्स्ट लिखिएगा, चौथा, मुख्य अक्ष रेखा, या इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। ये क्या है? ध्यान देना, जो ये सी है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और जो पी है यानी कि पोल है, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो तो आर है, लेकिन इनको मिलाने वाली एक रेखा अर्थात दिस लाइन, अर्थात सी टू पी, दिस ग्रीन लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस लाइन। यानी कि हम इसको परिभाषित करें तो ऐसा कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा, क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन या मुख्य अक्ष रेखा कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस लाइन या मुख्य अक्ष रेखा के नाम से जाना जाता है। तो बिंदुवार अगर आप नोट करें तो अच्छी बात है। मेरी आपको सलाह है कि आप कोशिश करो कि रोज का रोज नोट करते हो भी, है ना? मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सब कुछ बहुत व्यवस्थित और एक संदर्भित और क्रिस्पी नोट्स आपका बन जाएगा, है ना? थोड़ा मॉडरेट हिंदी में पढ़ाएं। भाई यार हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, है ना? अभी तक मैंने कोई बंगला भाषा का इस्तेमाल ना किया। ये साइंस है बेटा, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना, ये बात मान के चलो। और हम दोनों भाषा परस्पर बोल रहे हैं, हम एकदम सिद्धहस्त अध्यापक हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करो, मामला ठीक बैठेगा। हो गया? अगर हम आपको प्रिंसिपल फोकस की बात करें, है ना, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए, अगला एक है प्रिंसिपल फोकस, 4 के बाद में 5 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो है मुख्य फोकस एफ। ये क्या है? ये हो जाएगा कि अगर हम r/2 कर दें, r/2, यानी कि जो सी और पी है इसके बिल्कुल बीच का बिंदु, अगर देखें, यानी कि वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच का जो बिंदु है उसे हम कहेंगे मुख्य फोकस। तो कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी व ध्रुव पी के मध्य का बिंदु क्या कहलाएगा? कैपिटल एफ। तो यदि हम यहाँ पर ढूंढें कि कैपिटल एफ कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर चिन्हित कर सकते हो, ये हो गया कैपिटल एफ, यानी कि दोनों के बीच का चित्र साथ में बनाएगा। और कोशिश करना कि इस आधार पर आप जानते रहो, ठीक है? कोशिश करिए इस आधार पर जानते रहो। एक वर्ड है फोकल लेंथ, इसे कहते हैं फोकस दूरी। तो अगर हम 5वें के बाद 6वें की चर्चा करें तो वो कहलाएगी फोकल लेंथ, या इसे कहेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? फोकस दूरी के नाम से जानेंगे। अब ये क्या है, इसको समझा जाए। देखो, जो ये आपने एफ और पी के बीच की दूरी बनाई ना, ये वाला, यानी कि इतना दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मेन फोकस एंड मुख्य प्रिंसिपल, यानी कि पोल, ये जो डिस्टेंस है इसे कहेंगे इस कैपिटल स्मॉल एफ। क्या कहेंगे? स्मॉल एफ। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के बीच की
तो मेरे दोस्तों इस तरह से 6 ऐसे पॉइंट रहे हैं जिन्हें आपको एक सामान्य अभ्यर्थी होने के नाते जानकारी में रखना पड़ेगा, है ना। तो इसे अगर आप चिन्हित कर चुके हो तो हम आगे बढ़ें, या आप नहीं भी कर रहे हैं तो आप केवल सुनिए तो बेहतर होगा आपके लिए, बाद में भी आप कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको दोबारा एक हम फिगर पे ले आते हैं और आपसे ही पूछते हैं, मान लो ये कोई सर्कुलर या एक स्फेरिकल ग्लास है जिसको हमने यहाँ से कट कर दिया, एंड नाउ वी रेडी टू मेक अ स्पेशल टाइप ऑफ मिरर व्हिच इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर with the cutting of the any spherical glass. Then you can say that what is the point of the center of curvature, what is the point of the radius of curvature, what is the point of the pool and capital F and small f. ये सारी बातें आप बता सकते हो। यदि मैं किसी गोलाकार कांच को काटूं तो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये बताओ कि वक्रता केंद्र कहाँ है, इस कांच में आपको बताना है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि वक्रता केंद्र मुझे बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हो गया सी, क्या ये सही है? दूसरा मैं आपसे सवाल करूं कि आप ये जरा बताओ कि यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था में ध्रुव पी कहाँ पर है, पोल। तो यू कैन से दैट द मिडिल पार्ट ऑफ द एनी मिरर इज कॉल्ड द पोल। किसी भी मिरर का बीच वाला हिस्सा यानी कि दिस पार्ट, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ध्रुव पी कहलाएगा। मेरा अगला सवाल है कि ये बताओ कि मुख्य अक्ष रेखा कहाँ पर है, मुख्य अक्ष रेखा कहाँ पर है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस लाइन किधर है? तो आपका सीधा उत्तर होगा एक ऐसी रेखा जो सी और पी को मिला रही है, यानी कि दिस, ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस लाइन PL। अगला मैं सवाल करूं कि ये बताओ कि वक्रता त्रिज्या कितनी है, कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा कि वक्रता त्रिज्या तो वही है R, और R मतलब इस पूरे गोले की त्रिज्या, यानी दिस टू दिस, ये है R, यानी डिस्टेंस बिटवीन C टू P। मैं आपसे कहूं कि जरा ये बताओ कि मुख्य फोकस कहाँ पर है, तो आपका सवाल होगा कि मुख्य फोकस तो कैपिटल F होता है, और ये क्या है? मिडिल पार्ट ऑफ द C टू P, यानी कि दिस पॉइंट इज, यानी कि कैपिटल F, ये कहलाएगा मुख्य फोकस। मैं आपसे कहूं कि जरा बताओ कि फोकस दूरी कहाँ है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहाँ पर है, यानी कि स्मॉल f, तो आप कहोगे डिस्टेंस बिटवीन F टू P, यानी कि दिस, ये हो जाएगा स्मॉल f। तो उम्मीद है कि आपको ये 4-5 जो फैक्ट हैं, ये फैक्ट परस्पर आपको समझने में आ गए हैं, है ना। तो अब हम आपको लेकर चल रहे हैं कि कैसे एक कॉनकेव मिरर पर इमेज फॉर्मेशन होती है, उसे समझाने के लिए। हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे, मामला पेट बैठ चुका है। आगे टॉपिक की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा कि दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण के नियम, लिखिए हेडिंग, दर्पण पर नियम। ठीक है, ये बंद कर देंगे, AC बंद कर, ठंडा लग रहा है। दर्पण पर प्रतिबिंब निर्माण के नियम, इसको देखा जाए कि भाई दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता होगा। मेरे दोस्तों ज़्यादातर जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वो पश्चिम लिखा था, रेडियो की जैसे बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं रेडियो पर प्रशिक्षित कार्य करता हूं, इसलिए मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी एक लयबद्धता आती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी आवाज़ सुनने से नींद आती है, तो यदि आपके अंदर ऐसा है तो आप थोड़ा सो सकते हो। इससे क्या होगा, मुझे भी लाभ मिलेगा। लाभ ये मिलेगा कि मेरी आवाज़ सुनकर कोई सो गया तो हृदय से मुझे खुशी मिलती है कि इस दुख भरे संसार में मैंने किसी को एक तरीके से इतनी ठंडी में AC काहे चलाया। बेटा पीछे जो ये बोर्ड है 1000 वाट का है, यहाँ पर बहुत सारे वो लगे हैं जिससे मैं आपको बहुत फ्रेश और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा हूँ। तो इसलिए ये AC चलाई जाती नहीं तो बहुत आग लग जाएगी इस कमरे में, मतलब बहुत गर्मी सी होगी इसलिए। लेकिन कई बार ठंडा लग जाता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत में स्लोनेस है। इससे तो हमारा ही लॉस होगा। हाँ बात तो सही है, बट उससे हमें लाभ मिलेगा, हमने किसी को इस तनाव भरे संसार में सुकून की आवाज़ दी और वो नींद में आ गया। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के मूलतः 3 से 4 नियम हैं जिन्हें हमें व्यवस्थित तरीके से समझना है ना। तो देखो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो जो उत्तल दर्पण है उस पर ज़्यादा जो प्रतिबिंब है वो एक तरीके से नहीं बनता। ज़्यादातर जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य तौर पर ठीक है, तो ज़्यादातर जो प्रतिबिंब बनता है वो कॉनकेव मिरर में बनता है। यानी ये बात ध्यान देना कि जो मिनिमम इमेज किसके पास है, कॉन्वेक्स के पास है, और मैक्सिमम इमेज, अधिकतम जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कॉनकेव के पास है। तो हमारी जो पूरी चर्चा होगी वो कॉनकेव को लेकर के होगी। किसको लेकर होगी? कॉनकेव को लेकर के होगी। तो एक बार हम चर्चा को शामिल करते हैं। जरा देखो कि पहला जो नियम आपको बताऊं, मान लो कि कोई कॉनकेव मिरर है तो इसके बाहर से हम कलई करेंगे, ये बन जाएगा अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? सपोज दैट यह कोई अवतल दर्पण है, मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है। तो अब इस पर एक हम मुख्य अक्ष रेखा खींच लेते हैं, है ना, और मुख्य अक्ष रेखा खींच लेंगे। ये जो पॉइंट है ये है C, और ये C है तो F कहाँ पर होगा? बीचों बीच में क्या होगा? F होगा। और ये पॉइंट क्या होगा? P होगा। और जो लाइन हमने खींच रखी है ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, यानी कि PAL है। तो नियम नंबर 1 ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समानांतर यात्रा करती है, ध्यान देना, नियम नंबर 1 कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समांतर यात्रा करती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई प्रकाश की किरण है जिसको हम मुख्य अक्ष रेखा की समांतर यात्रा करवा दें, मींस दिस। तो ये अब यहाँ से यात्रा की, जब ये इस दर्पण पर टकराएगी तो यू नो दैट ऑलरेडी इज द कॉनकेव मिरर हैज अ कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। आप पहले से जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के पास किसी भी किरण को मोड़ने की क्षमता है और केंद्रित करने की क्षमता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जैसे ही ये प्रकाश की किरण लड़ेगी तुरंत रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन हो जाएगा, कि आपको पहले से बताया दर्पण में क्या होता है, परावर्तन। तो आपको अब ध्यान देना कि परावर्तन के बाद क्या होगा? टकराई तो लौटने का चांस बनेगा, क्योंकि एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो ये नीचे की तरफ मोड़ देता है, कन्वर्ज करता है। तो ऐसे मोड़ देगा और प्रकाश की किरण सीधे मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, यानी कि ये रहा इधर का रास्ता एक, और ये लौटने के बाद ये रास्ता रहा 2 रास्ता। अर्थात आप कह सकते हो कि ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस F से होकर गुजर जाती है। क्लियर? ओके। तो इसे आपको याद रखना है ना, इसे आपको ध्यान में रखना है, मेमोराइज करना है कि ऐसा होता ही है। तब आप इसके जो इमेजेस हैं उसको आप लगा सकते हैं, है कि मैं जैसे 10th बोर्ड देने वाली हूँ। हाँ, लेकिन आपको क्यों लग रहा है? वास्तव में ऐसा नहीं है, है ना। आप एक शानदार परीक्षा देने जा रहे हैं जिसका नाम है AEDU, है ना। तो उस परीक्षा में आप शामिल होने प्रिया सुमन कह रही हैं, है ना। ठीक, अगला देखा जाए। दूसरा
दूसरा नियम, तो इसे आप पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक, देखो वेट नहीं कर सकता क्योंकि हमें समय कम है और बात पता नहीं जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, मान लो मैं फिर से एक सेटअप तैयार करता हूँ किसका, कॉनकेव मिरर का। तो देन वी हैव ए सेटअप ऑफ कॉनकेव मिरर, दिस इज द पॉइंट ऑफ पोल, दिस इज द पॉइंट ऑफ एफ एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ सी। ये तो है। अब ध्यान दो, इस बार यदि प्रकाश की किरण हम मुख्य फोकस से गुजारेंगे, कहां से, मुख्य फोकस से, तो ध्यान देना। नेक्स्ट है, यदि की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा उसको देखा जाए। इस बार हम लाइन, इनकी लाइट लेके आते हैं और उसको कहां से गुजारेंगे, मुख्य फोकस से, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, अब रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तो अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये प्रकाश की किरण बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है। तो आप कह सकते हो कि पश्चात प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के समांतर हो जाती है, उम्मीद है कि तीसरा वाला दूसरा भी नियम आपको याद हो गया, मुख्य अक्ष रेखा के समांतर हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ओके, अब आगे बढ़ जाए। तीसरी बात क्या है उसको देखते हैं। तीसरी बात के लिए हमें दोबारा सेटअप रेडी करना होगा, यानी कि वही जो आप हमेशा कर रहे हो। सपोज दैट दिस इज द सेटअप एंड यू हैव द स्पेशल टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर व्हिच इज लेयर इन बैक साइड। ओके, अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, पोल, ये पॉइंट क्या है, एफ, और ये पॉइंट क्या है, सी। इस बार हमारी कहानी में ट्विस्ट ये है कि हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र सी से होकर गुजारेंगे, है ना। तो लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात पहले देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा होगा, आइए नजर डालते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ना कि भाई सी से गुजरना है, तो यहाँ से लेके आते हैं ऐसे और सी से गुजर के यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे। अब होगा क्या कि मूलतः ये जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से लौट आती है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन होकर उसी से बाउंस बैक हो गई, पुनः क्या हो गई, उसी रास्ते पर लौट आई, पुनः उसी रास्ते से वो लौट आई। ठीक, वो है कि मान लो कोई प्रकाश की किरण सीधे पोल को हिट करता है ना। सर भाई यार ना ज्ञान मत बताओ प्लीज, निवेदन है, बिना हाथ जोड़ के निवेदन है कि नोट्स दे देते, लिखा देते, पीपीटी से पढ़ा देते, ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्त। आपने पैसे दे रखे ना यहाँ पर, अब हमें इन्होंने नियुक्त कर रखा है पढ़ाने के लिए, इन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे बुलाया होगा, कॉमन सी बात है, इतना बड़ा मंच है तो बहुत कॉमन सी बात है, मैं ऐसे हल्का तो नहीं होगा। तो बस निवेदन है हाथ जोड़ के विनम्र कि यदि आपको समझ में आ रहा है भैया तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखिए, नहीं समझ में आ रहा है, यदि आपके पास नोट्स है तो आप बैठ के रिवीजन करिए, टाइम बहुत कम है ना। तो हमारे लिए बहुत छात्र बहुत प्रिय है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन छात्रों के लिए जिनको हम समझाना चाह रहे हैं। बाकी कई बार हो सकता है कि आप मुझसे अधिक जानकार हो, उन्होंने बताया इसमें कोई बहुत बड़ा ज्ञान आपको नहीं बता दे रहे हैं, ये बहुत यूज टू और बहुत ही रफ नॉलेज है जो हर व्यक्ति को पता होता है, इसलिए केवल पढ़ने पर फोकस करिए। बाकी भैया आजकल देखो मेंस का रिजल्ट आया तो जिनका सिलेक्शन हुआ वो आगे बढ़ रहे हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे बस। ठीक, तो चौथा जो नियम है उसको लिखिएगा, नियम नंबर 4। यदि मैं एक और प्लॉट करता हूँ और ये पोल है, ये एफ है और ये सी है, क्लियर, पोल एफ और सी। अब ध्यान दो कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे यहाँ हिट करती है पोल को तो दूसरी दिशा में बाउंस बैक हो जाएगी। तो चौथा नंबर लिखिएगा कि यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण पोल पी पर टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वापस दूसरी दिशा में चली जाती है, 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 क्लियर। तो ये रही बात 4 नियमों की। कितने नियम की? 4। अब इन्हीं 4 नियमों के आधार पर हमें ध्यान रखना है कि कुछ अवतल दर्पण में इमेज बनते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो लिखिएगा, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का निर्माण, देखा जाए कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर पर प्रतिबिंब का निर्माण। देखो इनकी सारी केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनकी 3 केसेस ध्यान में रखनी है जो एग्जाम में आ सकती हैं। पहली केस है, केस नंबर 1 कि जब वस्तु अनंत पर हो। ओके, तो ये ध्यान रखना है। केस नंबर 2 याद रखना है कि जब वस्तु सी पर हो, ठीक है। और केस नंबर 3 और लास्ट 6 केसेस होंगे लेकिन 3 याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। और तीसरी केस है कि जब वस्तु एफ
पी के बीच हो, पोल पी के बीच हो। तो मेरी जानकारी में ये 3 केस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बाकी तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है ना? तो इसे आप 3 केसेस पर लिख देना कि हमें इन 3 केस पर हमें ध्यान रखना है। ओके, तो हम पहली केस चेक करते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी हमें इमेज प्राप्त करना है, एटलीस्ट 2 ऑप्टिकल रेज की आवश्यकता होती है। इस बात को लिख लेते हैं कहीं कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। किरणों की आवश्यकता होती है। न्यूनतम 2, एटलीस्ट 2 ऑप्टिकल रेज आर नेसेसरी फॉर इमेज फॉर्मेशन। मैक्सिमम जो भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना इमेज नहीं बनता। तो अब हम बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, देन सपोज दैट वी हैव ए सेटअप ऑफ कॉनकेव मिरर। मान लीजिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण का सेटअप है, तो ये हमने बना लिया। ये P है और ये F है और ये C है। अब ये कहीं ऐसा होगा जहाँ अनंत होगा, तो अनंत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है जो हमें इमेज बनवाने का प्रयास करेगी। तो मान लो कहीं से आ रही है तो किसके? अब ये रूल नंबर 1 है, नियम नंबर 1 आपने पढ़ा है कि रिफ्लेक्शन के बाद सीधे प्रकाश किरण कहाँ से निकल जाएगी? F से होकर निकल जाती है। उम्मीद है आपने नियम नंबर 1 याद कर रखा है। दूसरा हमने कहा एटलीस्ट 2 ऑप्टिकल रेज इज मैंडेटरी फॉर द इमेज फॉर्मेशन। मान लो कि कोई किरण नीचे से आ रही है या ऊपर से कहीं से आ सकती है, इस बार भी सेम कहानी है, टकराएगा और सीधे F से होकर के आगे निकल जाएगा। यहाँ भी हमने कौन सा नियम लगाया? नियम नंबर 1 लगाया। जहाँ पर दोनों किरण आपस में क्रॉस कर रही हैं, जहाँ पे काटती हैं, ये क्या है? ये है क्रॉस पॉइंट या क्रॉस बिंदु। यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? यहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है। अब हमने इमेज फॉर्म कर दिया। ठीक, तो क्या क्या मिला? इमेज कहाँ पर बना? तो रिजल्ट क्या है उसको देखो, देखिए ब्रैकेट में रिजल्ट। तो एट एफ यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब बना एफ पर। दूसरा कैसा हुआ? अत्यंत छोटा, डिमिनिश्ड हुआ, अत्यंत छोटा। अब चूंकि आपको देखने में वो दिख नहीं रहा है, बट वो थोड़ा उल्टा है, यानी कि दूसरा क्या बना? उल्टा बना। क्या बन गया? उल्टा बन गया। तो इस तरह से आपको जो इमेज मिला वो क्या मिला? उल्टा। दूसरा अगर देखा जाए तो जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है उसी तरफ हमें इमेज मिला, यानी कि सेम साइड। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सेम साइड मिलेगा ना, समान दिशा में, तो ये इमेज रियल हो जाता है। क्या हो जाता है? वास्तविक हो जाता है। तो अगला क्या लिखेंगे? रियल, यानी कि वास्तविक, यानी कि वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में इस तरह के सवाल आ सकते हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। अब हम चूंकि बहुत सेलेक्टिव आपको बता रहे हैं कि इतना ही आ सकता है, तो हम दूसरे वाले को देखते हैं। जब वस्तु को हम कहाँ रखें? सी पर। ध्यान देना, पहले नियम नंबर 1 लगाना है, फिर नियम नंबर 2 लगाना है, फिर वो ना लगे तो 3 लगाना है, और जब 3 ना लगे तो 4 लगाना है ना? नियम नंबर इज मैंडेटरी, 1 नंबर इज मैंडेटरी इन ऑल कंडीशंस, 2, 3 एंड 4 इज बेस्ड ऑन योर चॉइस एंड बेस्ड ऑन योर कंडीशन। एक के बाद 2 ही लगाना है, अगर 2 ना लगे तो 3 लगाना है, 3 ना लगे तो 4 लगाना है। ठीक है ना? ओके। दूसरा है कि यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर रख दें। देखिएगा, यदि वस्तु को सी पर रखा जाए तो चलिए वस्तु को सी पर रख करके देखते हैं, है ना? और उसको नजर डाला जाए। मान लो दिस इज एंड दिस इज, एक सेटअप तैयार हो गया। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है? ये पी है, ये क्या है? एफ है, और ये क्या है? सी है। वस्तु को यहीं सी पर रखा गया है, तो आपके पास नियम नंबर 1 है। क्या है? तो लगाते हैं। नियम नंबर 1 कह रहा है कि जब आप पैरेलल चलोगे तो सीधे क्रॉस करके निकल जाओगे, ये है। और रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 भी हो सकता है बिल्कुल, कि आप एफ से क्रॉस कराओ, यानी कि इस बार ये कह रहा है कि जब आप वस्तु को सीधे एफ से क्रॉस कराओगे तो ये सीधे कहाँ पे कट करेगा? सी पर। थोड़ा सा हमारा तिरछा हो गया, अगर स्केल पे कर रहे हैं सेट हो जाएगा। अर्थात कट कहाँ हुआ है? सी वाले पोर्शन पर कट हुआ है, यानी कि जो क्रॉस पॉइंट है, इसे अगर हम ध्यान दें तो रिजल्ट चेक किया जा सकता है। लिखिएगा रिजल्ट क्या क्या होगा? एट सी। दूसरा उल्टा यानी अपोजिट। तीसरा वस्तु के समान आकार, वस्तु के समान आकार। तीसरा समान दिशा, समान दिशा यानी कि सेम साइड, सेम साइड। और तीसरा चौथा वास्तविक यानी कि रियल, वास्तविक यानी कि रियल। तो ये एग्जाम में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। अब हम आपको ले चल रहे हैं सबसे लास्ट कंडीशन में कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके चलेंगे? फोकस पोल और के बीच में रखते हैं तो उसको देखा जाए। ये बना लिया आप लोगों ने, ऐसे ही सारा बन जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा कि जब वस्तु को एफ व पी के बीच रखा जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पी, लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पी, देखा जाए तो एक सेटअप तैयार करिए, बन गया। और यहाँ पर एक फिट कर लेते हैं, ये पी है और ये एफ है और ये सी है। इस बार आपसे कहा गया है वस्तु को इसके बीच रखा गया है, एफ और पी के बीच में। ठीक, अब क्या नियम नंबर 1 लगने के चांसेस हैं? चांस तो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, वो आप जानो। नियम नंबर 1 कह रहा है यदि इसके पैरेलल चलाओ तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से क्रॉस हो जाना चाहिए, ये है रूल नंबर 1। क्लियर है? ये नियम नंबर 1 लग गया, इसकी खोपड़ी सही चलेगा, ध्यान देना। दूसरा रूल कह रहा है, अब दूसरे रूल में चांस नहीं बन रहा है क्योंकि दूसरा रूल यहाँ से जाएगा, नहीं अब से जा नहीं सकता। तीसरा सी से जाएगा, ये भी जा नहीं सकता, तो बच कौन रहा है? चौथा बच रहा है। चौथा वाला क्या है? चौथा वाला कह रहा है कि यदि हम सीधे पोल पर टक्कर दें तो हम निकल जाएंगे, बट इधर से ये दोनों कभी आकर के आपस में नहीं मिलेंगे, कभी आपस में आकर मिलेंगे नहीं, तो हमें मिलकर बैक साइड चलना होगा, यानी कि दिस साइड। और यदि हम इसे ऐसे बढ़ा दें, यानी कि इस बार हम वर्चुअल चेक कर रहे हैं,
और इसको भी ऐसे हम बढ़ा दें तो एक पोजीशन ऐसी आ रही है ये वाली जहाँ पर आप क्रॉस पॉइंट पा रहे हो, तो यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ पर आप क्रॉस पॉइंट पा रहे हो यहीं से रिजल्ट आ जाएगा। अर्थात ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि इस बार इमेज कैसा हो गई है, वर्चुअल हो गई है। तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, क्या लिखेंगे, दर्पण के पीछे। तो लिखिएगा रिजल्ट दर्पण के पीछे। दूसरा आकार में क्या है, बड़ा, आकार में बड़ा। तीसरा सीधा के उल्टा, सीधा। चौथा आभासी, चौथा आभासी। समझ में आया बात, समझ में बात आ गई। यानी कि जो हम दैनिक जीवन में, ध्यान देना, जो हम दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जिससे कि हमारा चेहरा बड़ा दिखाई दे, वो यही कंडीशन है कि हम दर्पण के मुख्य फोकस के और पोल के बीच खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो हमारा ही चेहरा दर्पण के पीछे आभासी दिखता है, बड़ा दिखता है, सीधा दिखता है। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, कंडीशन नंबर 3 एंड ओरिजिनली कंडीशन नंबर 6, वास्तव में कंडीशन नंबर 6 में 3 इसके कड़ी एग्जाम में नहीं आएगी, ध्यान रखना। 3 ही आएगी, मैंने बताया, मैं उतना ही पढ़ा, इतना काम का है। तो अब ये जो कंडीशन नंबर 3 या 6 है, ये एक ऐसी कंडीशन जिसका इस्तेमाल हम रोज कर रहे हैं। कब, जब मान लो हमें लिपस्टिक लगानी, मेकअप करना, चेहरा बड़ा हो गया, यानी इमेज क्या हो गई, बड़ी हो गई। दूसरा बैक साइड हो रहा है, आभासी हो रहा है ना। क्योंकि अगर इमेज उल्टी बनेगी दोस्तों, हम इसका यूज कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उल्टा तो हम देखेंगे तो घबरा नहीं जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। खैर आगे बढ़ा जाए तो यहीं पर दर्पण का जो इमेज बनना था वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो यही बात यहाँ पर देखो व्यवस्थित की गई है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, आपने तो इसे परस्पर बना ही लिया है, तो कुछ होने वाला इससे नहीं है। अब वही बात अंग्रेजी में था, कल मैंने जो आपको बताया कि दर्पण का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। जो लोग अंग्रेजी भाषा लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम चल रहे हैं उत्तल और अवतल लेंस के बारे में थोड़ा समझ, ध्यान देना। उत्तल लेंस थोड़ा सा मोटा होता है और अवतल लेंस बीच से पतला होता है। ध्यान देना, ये लेंस है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस किनारों पर पतला। थोड़ा दर्पण का सूत्र लिख देना भैया, 1/v + 1/u + 1/v बराबर 1/f, ये लिख देना। तो फिर मैं इस पे आऊँ, दर्पण का सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। ये आ सकता है एग्जाम में, है ना, आपसे पूछा जा सकता है, ये ऐसा पॉइंट है। बाकी हम आते हैं लेंस के बारे में बात करने। तो उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। दूसरा अवतल लेंस है ये, अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है, दोनों उल्टे हैं। किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने की क्षमता रखता है, अर्थात यह अभिसारी है। ध्यान देना, दर्पण और लेंस में अंतर है, दर्पण और लेंस में अंतर है, अर्थात इसमें कन्वर्जिंग गुण होता है। अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, अर्थात इसमें डाइवर्जिंग प्रवृत्ति होती है। उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम चश्मे में करते हैं, खास करके जो दूरदृष्टि दोष होती है, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने में करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के तौर पर मानव की आंख में भी उत्तल लेंस लगाया गया होता है। कैमरे की छवि पर, खास करके कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं उसको फोकस करने के लिए और इमेज बड़ा करने के लिए हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला ध्यान देना, अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में निकट दृष्टि दोष या इसे कहते हैं मायोपिया, क्या बोलेंगे, मायोपिया ठीक करने में किया जाता है। दूसरा गैलीलियो के टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल किया गया। कैमरे में होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। और दरवाजों में लगे हुए जो पीप होल होते हैं, जिससे हम दरवाजे के उस पार किसी अज्ञात व्यक्ति को देख सकते हैं, अमीरों के दरवाजे में लगा होता है गोल गोल बीच में, उसे पीप होल कहते हैं, उसमें लगा होता है अवतल लेंस। तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी जो लेंस से रही हैं। तो दोस्तों आज की इस पूरे प्रसंग में हमारी कहानी यहीं तक रहेगी और कल हम एक नए चैप्टर में प्रवेश करें जिसका नाम है ध्वनि और तरंग, यानी कि साउंड एंड वेव। तो कल इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।